स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि काम करना चाह रहे हैं लेकिन उनको काम का पता नहीं है। 1 महीने या 2 महीने का बजट होता है, वो सारा का सारा बजट वहाँ पे आपका ज़ाया हो जाता है। वो जूते इतने बेच रहा है, नहीं बेच रहा है, लेकिन हमारी रिटर्न में भी इनके जूते आ रहे हैं। क्या हमारा रिटेल जो पूरा चेन है वो रेडी है इस ईद के सीजन के लिए? जो है वो दुकानों को डिलीवर कर दिया, उनके वेयरहाउसेस में वो चला गया। ऐसी एजेंसीज के साथ काम कर रहे थे कि 1-1 मिलियन एजेंसी ले रही है लेकिन सेल नहीं है, 1 मिलियन से भी कम है। 25 रमज़ान के बाद सिर्फ आपने अपनी उस सिटी के अंदर डिलीवरी रखनी है। वो ब्रांड तो आपको चांद रात तक डिलीवर कर सकते हैं। मतलब वो बीटा में फंसे हुए हैं, वहाँ पे थीटा अल्फा डेल्टा आ गया। आप रिटर्न और कैंसिलेशन बिफोर डिस्पैच की बात कर रहे हो या रिटर्न की बात? इस वक्त हाईएस्ट फुटफॉल है, उनका कन्वर्जन ही बहुत अच्छा है। साथ साथ ये भी बताएं कि स्टार्टअप्स का कितना होना चाहिए और ब्रांड का कितना होना चाहिए। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उनके साइज, चाइना के जो साइजेस है ना वो डिफरेंट। ऑलमोस्ट 29% नेगेटिव में था। आज भी अगर आप लिखें ना बेस्ट हेड ऑफ रिटेल एनालिटिक्स इन पाकिस्तान, तो अमजद साहब का नाम सबसे ऊपर आता है। एवरेज जो रखें वो 20% रखें मिनिमम 20% आप रखें। एवरीवन, दिस इज अहमद काजी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ई-कॉमर्स बैठक। और आज है रमज़ान सीरीज़ की एपिसोड नंबर 5। और आपने देखा है कि इस एपिसोड से पहले ही हमने डिस्कस कर दिया था कि जो आने वाले सर्कमस्टांसेस होने वाले हैं ईरान इसराइल की वार की वजह से, और हमने देखा कि प्रेशर पड़ा और बहुत ज़्यादा तवक्कुआत से भी ज़्यादा पड़ा। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि इस वार से होने वाली क्या स्ट्रेटजीज होंगी, किस तरीके से आपने अपने एड बजट्स को शिफ्ट करना है। अभी आप देख रहे हैं कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, मेटा है, टिकटॉक है, गूगल है, उनके अपने एल्गोरिदम्स भी बहुत ज़्यादा ऑलरेडी एक तो रमज़ान की वजह से उसके टाइमिंग की वजह से हिले हुए थे, लेकिन ये इस वार का भी इंपैक्ट उसके ऊपर आ रहा है। आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों के पास बहुत से एड्स इस तक कहीं पे एक दिन परफॉर्म कर रहे हैं कि एक दिन परफॉर्म नहीं कर रहे, किसी टाइम पे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, किस टाइम पे नहीं कर रहे। और एक चीज़ आपने जो सबसे ज़्यादा कॉमन देखी होगी हर एक बारी में कि मेटा ओवर स्पेंड करना स्टार्ट हो गया। आपके बजट ओवर स्पेंड, आपने बजट कम लगाया हुआ लेकिन स्पेंडिंग ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई है, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो पैनिक की सिचुएशन होती है। जब भी पैनिक की सिचुएशन होती है हर जगह ही इस किस्म के असरात आ रहे होते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे कि क्या आगे स्ट्रेटजीज हमें करनी चाहिए, क्या हमें आगे देखना है, कंट्रोल किस तरीके से करना है, चीज़ों को कहाँ लेके जाना है। और हाँ, एक चीज़ और हम डिस्कस करेंगे कि ईद आ रही है, तो इस किस्म की सिचुएशन में ईद की क्या प्रिपरेशन होती है, रिटेल कैसे ग्रो कर रहा है, रिटेल के क्या नंबर्स आ रहे हैं, और पेट्रोल की जो प्राइसेस बढ़ी हैं उसका क्या इंपैक्ट आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अमीन साहब आपसे। सबसे पहले तो बताइएगा सर, क्या आपको लगता है कि इस वक्त रिटेल की क्या सिचुएशन होने जा रही है? 55 रुपये एकदम से पेट्रोल बढ़ गया और अभी कह रहे हैं कि ये इससे भी ज़्यादा जाना है, तो क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं कि इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा? अभी तो जैसे हम पिछले रमज़ान में आपके साथ बैठे थे तो हम सुनते थे जी मारिया बी ने क्या लॉन्च किया है, तो मरियम मारिया ने क्या लॉन्च किया है, तो केसरिया ने क्या लॉन्च किया है। तो आजकल हम बैठे देख रहे होते हैं ईरान ने क्या लॉन्च किया है अमेरिका ने क्या लॉन्च किया है, तो ये चल रहा होता है। तो आजकल तो इसी में सारे लोग फंसे हुए हैं। लेकिन अभी तक जो ईद के हवाले से बाइंग का पैटर्न है अभी तक तो हौसला अफजा है। इस संडे तक तो जो नंबर्स हमने इकट्ठे किए हैं अदर ब्रांड्स के और अपने भी, उसमें तो अभी तक खातिर ख्वाह कोई डिप नहीं आया। पहला तो ये है, जो बहुत अच्छी बात है लोकल इकॉनमी के लिए। अभी तक मैंने किसी से नंबर लिए हैं, नंबर अभी तक वीक नहीं हुए। जहाँ तक पेट्रोल प्राइसेस की बढ़ने की जो इम्पैक्ट है, वो तमाम लोगों से मेरी बात हुई है, कोरियर से, अदर कंपनी से, लॉजिस्टिक्स से, तो उन्होंने ये कहा है कि इसको हम ईद के बाद एड्रेस करेंगे। अभी फौरी करने से पैनिक आ जाएगा। जी, तो अभी तो पैनिक की सूरत हाल हमारी फील्ड में तो अभी नहीं आई, लेकिन ईद के फ़ौरन बाद आ जाएगी। जी जमील भाई, आपके क्या इसमें? अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन। सर ये रिटेल के ऊपर इसके इफेक्ट्स तो पड़ेंगे अभी। जो लास्ट ईयर के अगर हम सेल्स टारगेट को देखा जाए और इस अशरे में जो हमारी सेल्स थी वो मुझे तो लग रही है कि वो डाउन, और नेक्स्ट अशरे में जो लास्ट अशरा है रमज़ान का, उसमें क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं ये अभी गॉड नाउ। जी मैंने भी ये कहा ना, संडे तक के नंबर अभी तक वीक नहीं हुए। अभी तक वीक नहीं हुए, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए जो हमने अपनी ग्रोथ सोचा हुआ था कि इतनी ग्रोथ होनी चाहिए सेल्स के अंदर, वो नहीं आ रही। उसकी रीज़न ये है कि सैटरडे संडे आपका अच्छा लग रहा है, उसके बाद मॉल्स के अंदर भी आप फुटफॉल देखें तो वो भी कुछ खास आपको नज़र नहीं आ रहा। लोग अभी भी पैनिक है कि जाना चाहिए मॉल्स में, नहीं जाना चाहिए। ऊपर से ये फ्यूल वाला बम जो फोड़ा है गवर्नमेंट ने, ये भी लोगों को बड़ा जो है ना अफेक्ट कर रहा है। और लॉजिस्टिक के ऊपर मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन जो कंपनीज़ हैं ई-कॉमर्स वाली जो कि लॉजिस्टिक को डील कर रही हैं, वो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि वो ऑर्डर्स तो पिक कर लेंगे लेकिन डिलीवर नहीं कर पाएंगे। लास्ट वाले इशरे में बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगा, उनके ऊपर इतना बर्डन आ जाएगा कि वो ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाएंगे, जिसमें रिटर्न की रेशो बढ़ जाएगी आपकी। जो अभी नॉर्मली एक ब्रांड की अगर 15 से 20% है, तो वो मेरे ख्याल से 30 से 40% पे चली जाएगी लास्ट वीक के अंदर जो आपके ऑर्डर्स ई-कॉमर्स के अंदर आए। और भी देखा जाता है अमूमन आखिरी अशरे के अंदर ना वैसे भी जो डिलीवरीज हो रही होती हैं उसमें ईद के बाद रिटर्न आना ही आना होता है। वो ये इनकी बात की उसकी बैंडविड्थ ही ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी वक्त में क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए, ब्रांड्स को क्या करना चाहिए ताकि वो अपने एटलीस्ट रिटर्न को
कंट्रोल कर सकें? देखें इस टाइम हैदर भाई जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि आप अपने ऑर्डर डिलीवरी परसेंटेज के हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्पेंड को रखें कि यार मैं हज़ारों ऑर्डर की तरफ नहीं जाऊँ। आपको पता है कि ईद के टाइम में ये आखिरी अशरे में ऑनलाइन पे सर एकदम बूम आ जाता है, ठीक है, और वो आपको बड़ी खुशी होती है यार मेरे पास ऑर्डर आ रहा है, पर वो उसमें से 40-50% रिटर्न हो जाएगा। मैं ऑर्डर ही उतना उठाऊँ जितना मैं उसको डिलीवर कर सकता हूँ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक ये होना चाहिए। सेकेंडली हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि यार बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके पास अपने रिसोर्सेज हैं, वो खुद से डिलीवर कर सकते हैं, एटलीस्ट सेम सिटी में कर सकते हैं। कराची वाले कराची में डिलीवर कर सकते हैं, लाहौर वाले लाहौर में डिलीवर कर सकते हैं। और इस पर कुछ हमने एक्सपेरिमेंट भी किए थे, बड़े कामयाब हुए थे कि चांद रात तक डिलीवरी मिल रही है। इवन उसमें कुछ राइडर्स थे, उसमें बोले ईद की नमाज तक हम जाके ना लोगों में फ़ोन कर रहे हैं, हम डिलीवरी जाके देके आ रहे हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें ब्रांड्स को अपनी तरफ से इंजेक्ट करनी पड़ेंगी ताकि वो इसको कवर अप कर सकें। जो कि लॉजिस्टिक पे देखें बम आपका फटना ही फटना है, जो फ्यूल एकदम से बढ़ गया, ठीक है। अब ये 1-2 दिन बाद इसके भी इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपके रिटेल के अंदर भी इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लोगों को ज़रा एब्जॉर्व करने के लिए भी टाइम लगता है, उनको डाइजेस्ट करने के लिए भी और अपनी चीज़ों को प्लान आउट करने के लिए भी थोड़ा सा लगता है यार हो सिचुएशन हो क्या रही है। फिर यहाँ पे मीडिया ने सर आपको जो वॉर वाली सूरत हाल है ना, वो मीडिया ने ऐसा यरगमाल बना के रखा हुआ है ऑडियंस को, वो टीवी के आगे से हट ही नहीं रही है। सोशल मीडिया खोलो तो आपको AI और फेक न्यूज़ और हर यही चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि लोगों के इंटरेस्ट की चीज़ें ना, तो मेटा भी आपको वही चीज़ें, इंस्टाग्राम पे वही चीज़ें दिखा रहा है, ठीक है। तो वो उनका इंटरेस्ट कहीं और जा ही नहीं रहा इसकी वॉर की चीज़ों से निकल के। अच्छा, मैं मीडिया के बारे से बात करूं तो जो रशियन इंग्लिश मीडिया है ना, वो बड़ी बैलेंस किस्म की मैंने देखे, RT ख़ास तौर पे ना, मैंने उसको लाइक किया हुआ सारे प्लेटफॉर्म में। वो बड़ी बैलेंस किस्म की न्यूज़ दे रहा है, जो किसी किस्म की सेंसेशनल न्यूज़ की बजाय वो फैक्ट दे रहा होता है कि दोनों पार्टीज़ क्या क्या कर रही हैं। तो उसमें लग रहा है कि बैलेंस बन रहा है फॉर सीज़ फायर। ये मैं उसकी तजज़िये से मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि इतना बड़ा चोक पॉइंट है, पूरी दुनिया बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, ख़ास तौर पर यूरोप जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये इसने सीज़ फायर की तरफ जाना है, इंशाल्लाह जल्दी जाएगा। अल्लाह करे सर, आपकी बात दूसरा ये कि एक मैं फैशन के लोगों के साथ टर्मोइल चल रहा था पिछले 4-5 सालों से, प्रोडक्शन के बड़े हिकअप थे। तो ज़्यादातर ब्रांड्स का जो होता था ईद कलेक्शन टाइम पे नहीं आता था। ये पहली दफ़ा है कि मैंने जितने भी फीमेल फैशन के ब्रांड हैं उन सब के कलेक्शन टाइमली लॉन्च हो गए थे। एक अच्छी बात भी है, ऊपर प्रेशर भी है ईद का, तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। लेकिन एटलीस्ट सब ने अपने सप्लाई चेन के जो इश्यूज़ थे उनको रिजॉल्व कर लिया। ये बड़ी वैसे एक खुशाइन बात है। हमारे साथ साहिद साहब भी मौजूद हैं जी, स्पेशल कराची से आए हुए हैं, PA के कराची के नो डाउट फाउंडिंग मेंबर भी हैं। साहिद साहब से पूछे, साहिद साहब क्या सेंटीमेंट देख रहे हैं आप अक्रॉस द डिफरेंट सिटीज़ के? कराची में क्या आपको नज़र आ रहा है कि आवाम क्या वहाँ पे भी एक पैनिक का शिकार है? क्योंकि वहाँ पे तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान की 30-40% जो इकॉनमी है वो एक सिटी से ही चल रही होती है। तो वहाँ पे क्या तासुरात हैं, वहाँ के ई-कॉमर्स ब्रांड्स के क्या तासुरात हैं? क्या लग रहा है कि ये वॉर वाला इशू क्या इस दफ़ा ईद की जो बाइंग है वो स्क्वीज़ करने में बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी का? कराची के अपने मसले बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उनको जो है ना, मतलब अपना ये वॉर वाला इशू को इतना ज़्यादा लग नहीं रहा सीरियसली, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर जंगे उनकी। हाँ, उनकी लेकिन रोजाना साकिब की भाई, बुनियाद। सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट भी मेरे ख्याल से सबसे पहले किया भी कराची के लोगों ने था। क्योंकि पंजाब में तो इतना नहीं हुआ, लेकिन कराची के लोग बाहर निकल आए थे इस चीज पे। कराची के लोग बाहर निकले थे, उनका मतलब अब ओवरऑल बिजनेस वाला पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए ना, कि उनका बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है। उनको नहीं मतलब जंग हो रही है नहीं हो रही, उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है, उनका बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। ओवरऑल बात भी यहाँ पे यही हो रही है कि जैसे सर ने बात की कि सब ने अपनी कलेक्शन टाइमली लॉन्च की, ठीक है। और उमर भाई ने यहाँ पे बात की कि लॉजिस्टिक के रिटर्न्स वगैरह आते हैं। कराची की मार्केट ना थोड़ी सी मैच्योर है, वो इस तरीके से देखती है कि वो सारी चीज़ों को बैलेंस लेकर चलती है। कि मतलब जैसे अभी आप बात कर रहे हैं ना कि जंग वाली सूरत हाल है और ये सारी चीज़ें, तो ओवरऑल अगर मैं सिर्फ ई-कॉमर्स की बात करूं तो उसमें एंड्रोमेडा ने बड़ा मतलब एक जो है ना सितंबर अक्टूबर के बाद से एक पैनिक क्रिएट किया था मार्केट में। लेकिन वो नवंबर दिसंबर तक जब चीज़ें समझ आई और लोगों ने बैठक सीरीज़ देखना शुरू की, ठीक है, उसके बाद डिफरेंट चीज़ें उन्होंने अपनी जो है ना उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू की, तो वो चीज़ें एक दफ़ा मतलब मैनेज होना शुरू हो गई। और ओवरऑल अगर ई-कॉमर्स मार्केट का मैं देखूँ कराची के ब्रांड्स का, तो वहाँ पर अभी तक डिप नहीं है ओवरऑल। मतलब हाँ, अगर किसी का डिप है तो उसकी अपनी रीज़न है, उसको पता है कि यार लास्ट टाइम मैंने इतने प्रोडक्ट या कलेक्शंस लॉन्च की थी, इस दफ़ा कम की है तो मेरा ओवरऑल नंबर गिरा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नंबर डाउन है कराची की मार्केट का स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो। अच्छा उमर भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि यार इस टाइम पे ना एक तो ऑर्डर का सेंटिमेंट होता है कस्टमर का, तो वो ऑर्डर कर रहा होता है और आप भी खुश हो रहे होते हैं यार मेरा ऑर्डर बढ़ गया है। रिटेल भी तो चले समझ आता है कि आया शॉप पे वो कैश भी हो रहा है, लेकिन जो ई-कॉमर्स का होता है ना वो बड़ा खुश हो रहा होता है यार ऑर्डर आया। अच्छा चाहिए भी होता है कस्टमर को, लेकिन ईद से पहले यहाँ पे जो डज बढ़ जाती है ना उस गरीब को कि जब वो ईद बना के वापस आता है कि यार अब मेरे पास इतना पैसा आएगा, इतना कैश फ्लो होगा, इतना मेरा ऑर्डर निकला है, जब वो बोरियां भर भर के देखते हैं ना अपने ऑफिस में टूट जाता है। अच्छा, इसमें ना कराची वाले पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बीच में बात करता हूँ
कि जैसे मैंने बात की कि वो वहाँ पे ब्रांड थोड़ा सा जो है ना अपनी वर्किंग को ओवरसी करते हैं, तो वो इस इम्पैक्ट को अपनी मतलब एक कॉस्ट में या ओवरसी करके इसको इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे रिटर्न का, ठीक है। तो वहाँ पे 90% से ज़्यादा ब्रांड्स को ये पता है कि भाई हमारा रिटर्न इस तरीके से बढ़ेगा। और जैसे उमर भाई ने बात की कि सेम डे डिलीवरी टिल चांद रात तक, तो अब वहाँ पे 90% ब्रांड्स ये कर रहे हैं कि तो यार कराची के मेमन सेटों को इस बात की दाद तो देनी चाहिए ना। बिल्कुल कि बिल्कुल वो नंबर गेम में तो पूरे पाकिस्तान से आगे हैं। सर, ऐसे ही है। वहाँ पे मार्केट जो है ना वो मैच्योर है, और वो हालात के साथ साथ जो है ना, जैसे जैसे आपने बात की कि ई कॉमर्स का नंबर अगर मैं बात करूं तो वो अभी तक स्टेबल है, ठीक है, लेकिन वो इस मैक्सिमम 12-13 तारीख तक होगा। उसके बाद उन्हें पता है कि हमारा सारा बूम जो आना है वो रिटेल साइड पे आना है। उन्होंने जो ऑर्डर्स लेने हैं, उनकी ऑर्डर कन्फर्मेशन से लेके डिस्पैचिंग और डिलीवरी तक उन्होंने अपने पूरे ऑपरेशन स्मूदन चलाए हुए हैं, ठीक है। उनके पास सारा एक सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम के बाद जो है ना वो रिटर्न रेशो की भी परसेंटेज उन्होंने एलोकेट की हुई होगी। तो हाँ, ये है कि बैटेक सीरीज़ कराची में मैंने बहुत से स्टार्टअप ब्रांड्स में गया, वो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं और यहाँ से बड़ा कुछ सीखते हैं। और मैं एक ओनर को मिला, उसके डेली के तकरीबन 3 से 4 हज़ार ऑर्डर हैं ई कॉमर्स के। तो उसने मुझे बोला, उसने कहा कि यार मैं हैदर भाई को बड़े शौक से सुनता हूँ, और यहाँ से ना मैंने चीज़ें जो है बड़ी पिक की और उसकी ऑटोमेशन वाली साइड पे गया, और मुझे पता लगा कि कॉस्ट कम है जिससे हम डर रहे थे, और उसकी ऑटोमेशन से फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो ये लास्ट में फ्राइडे वाले दिन, लास्ट फ्राइडे को मिला था, तो मैंने कहा मैं ये ज़रूर बोलूँगा हैदर भाई को कि आपसे लोगों को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। नहीं, आज मैंने बल्कि ग्रुप में मैसेज किया कि यार आज मुझे पहली दफ़ा लगा कि हम ना कुछ सेलिब्रिटी बन गए। मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था, तो अभी इसका हम यही कोऑर्डिनेट कर रहे थे कितने बजे करना है, क्या हिसाब है। तो एक बंदा मुझे फील हुआ है जैसे ना खड़ा वेट कर रहा है शायद मेरा, तो मैंने फ़ोन साइड में रख के बात की, कहते यार आप बैठक वाले हैं। तो बड़ी हमारे लिए तो आप सेलिब्रिटी गुलाम आदमी बन गए थे यार। सर आप ऐसे बात नहीं है यार। आगे मोहब्बत है सर। अच्छा, ई कॉमर्स के अगर पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो मेरा ख्याल है इस टाइम पे हमें ये देखना चाहिए कि अगर आप आखिरी जो 5 दिन है उसके बाद कोई भी शिपमेंट भेज रहे हैं ना, तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी समझें कि 70-80% वो रिटर्न होगी। अच्छा, इसलिए नहीं कि कस्टमर को नहीं चाहिए, वो पैसे देना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि कोरियर वाले आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिच करेंगे। अच्छा, उसके चांसेस अब बहुत ज़्यादा इसलिए भी बढ़ गए हैं क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। अच्छा, हमने कुछ ऐसे भी कोरियर्स भी दिखे हैं कि भाई उन्होंने प्रोडक्ट पिक की, अपने वेयर हाउस में डंप की, टाइम पूरा होने के बाद वेयर हाउस से ही उठा के वापस कर दी। कस्टमर्स ने आपसे रब्ता किया, भाई क्या हो गया, मेरा प्रोडक्ट नहीं आया। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जो बेचारे शिकायत भी नहीं करते, वो ब्रांड को गाली दे देते हैं कि यार ये देखो ये कैसा अजीब घटिया सर्विस है इसकी, मुझे उसने प्रोडक्ट ही डिलीवर नहीं किया। तो कोशिश ये करें कि 25 रमज़ान समझे आपका आखिरी चांद रात है, उसको फोकस रखें फॉर अदर सिटी डिलीवरी। हाँ, अब इसकी स्ट्रेटजी क्या करनी है यार, 25 से चांद रात तक कोशिश करें आप जिस सिटी के भी ब्रांड हैं, कराची के ब्रांड हैं तो कराची टू कराची डिलीवरी रखते हैं, बस दैट्स इट। सारे अपने एड्स जो है शिफ्ट कर दें, लाहौर के हैं तो लाहौर टू लाहौर कर दें, गुजरात के हैं तो गुजरात टू गुजरात कर दें। जिस भी सिटी में है ना, अपने सिर्फ सिटी में ऐड चलाएं, एक तो कॉस्ट बचेगी, सेकेंडली आप खुद कोशिश करेंगे डिलीवर कर दें। मैंने अभी एक ब्रांड देखा था, घड़ियाँ बेच रहे हैं, 2 भाई हैं बेचारे, वो कंटेंट वगैरह बनाते हैं बड़ा ज़बरदस्त, गुजरात से। अच्छा, गुजरात के ही ऐड चला रहे हैं और गुजरात में खुद डिलीवर कर रहे हैं। रोज़ाना सुबह वो अपनी दुकान स्टार्ट ही ऐसे करते हैं कि ये हमारे गुजरात के पार्सल हैं, आज हम खुद डिलीवर करने जाएंगे, साथ साथ कंटेंट भी बना रहे होते हैं, ये देखें जी हमारा कस्टमर है, फिर किसी ने अच्छा ऑर्डर किया उसको एक्स्ट्रा गिफ्ट भी दे रहे होते हैं। तो आप लोग भी इस स्ट्रेटजी की तरफ आ जाएं, ई कॉमर्स पे एक्सपेक्टिव पे है ना, तो भाई 25 रमज़ान के बाद सिर्फ आपने अपनी उस सिटी के अंदर डिलीवरी रखनी है जहाँ पे आपका ऑफिस है, जहाँ पे आपका हेड ऑफिस है और जहाँ पे आपका वेयर हाउस है। उस सिटी को छोड़ दें जहाँ से आपके ऑर्डर ज़्यादा भी अगर आ रहे हैं ना, आप उसको कंसिडर ना करें, या आप कस्टमर से कम्युनिकेट कर दें कि सर देखें द प्रोबेबिलिटी टू डिलीवर दिस ऑर्डर बिफोर ईद इज़ अनसर्टेन, हमें नहीं पता कि वो होगी डिलीवर या नहीं होगी, बिकॉज कुरियर इस वक्त इन्वॉल्व है। अच्छा, कुरियर अगर कसम भी उठा लेना आपके सामने कि मैं अल्लाह की कसम डिलीवर करता हूँ, तो आपने तब भी यकीन करना है कि डिलीवर नहीं होगी। अच्छा हैदर भाई, ये वाला जो अच्छा जी 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 अच्छा, मैं हैदर, हमने ना एक ये प्लानिंग, आपको पता है हर साल ये प्रॉब्लम आती है लोगों को कोरियर की। इस साल हमने क्या किया है कि हमारा कराची में भी वेयर हाउस है, तो हमने एक्स्ट्रा इन्वेंट्री वहाँ पे शिफ्ट कर दी है अभी से। और हमारी जो कुछ शॉप्स हैं, हमने लोकल राइडर जो कंपनीज़ हैं उनके साथ डिफरेंट सिटीज़ में हमारी शॉप्स हैं अलमास की, तो हमने कुछ इन्वेंट्री का पार्ट लाइक 15% हमने इन्वेंट्री जो है एक्स्ट्रा शॉप को डिलीवर किया है, जो कि वो लोकली हमारे जो ऑर्डर्स आएंगे वो ई कॉमर्स उनको बताएगी कि भाई ये आपने लोकल वेंडर के थ्रू कैश ऑन डिलीवरी ये करनी है डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। तो हम इंशाल्लाह टिल चांद रात तक भी लोगों को डिलीवर करेंगे, जैसे आपने बोला पर्सनली हम डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन उसकी प्लानिंग हमने क्या किया कि हमने अपना एक्स्ट्रा स्टॉक जो है वो दुकानों को डिलीवर कर दिया है, उनके वेयर हाउसेस में वो चला गया है। अगर वहाँ से हमें ई कॉमर्स से ऑर्डर आता है तो हमने लोकल वेंडर जैसे फूड पांडा या और डिफरेंट कंपनीज हैं जो डिलीवरी करती हैं, उनके साथ हमने जो है वो जॉइंट वेंचर करके हम वो डिलीवर करेंगे। अच्छा यार, यहाँ पे कंपनियों को दें शाह साहब एक जिक्र करना ज़रूरी है। इस तरह एक स्ट्रेटजी है कि रीजनल वेयर हाउसेज बनाए जाएँ। दूसरी एक सहूलत अब ओमनी चैनल की सूरत में, जिनको ने उबैद देख लो मैं तुम्हारा अदा कर दिया है,
तो जिनको की सूरत में आ गया और हमने उसको टेस्ट करके 100% जिनको ऑपरेटेड स्टोर्स हैं हमारे इस वक्त ना पूरे पाकिस्तान में, तो हमारे लिए तो अगर एक दिन भी पहले आएगा ना जिनका ओमनी चैनल है वो ब्रांड तो आपको चांद रात तक डिलीवर कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी है जो आपने कहा कि रीजनल वेयर हाउसेज हैं या हब्स हैं वो बन गए हैं, हो जाएंगे। लेकिन तीसरी आपकी, तो हमने इसमें 3 स्ट्रेटजी डिस्कस कर ली हैं। हमने ओमनी चेक करके टेस्ट करके रख दिया है, हम उसी से भेज रहे हैं। हम चांद रात तक जो है वो जो डिलीवरी हो जाएंगी, क्योंकि रीजनल होंगी और ओमनी पे होगा 100% हो जाएगा। लेकिन ये तीनों की तीनों अगर इम्प्लीमेंट एक जगह हो जाए किसी एक ब्रांड में हो जाए तो कमाल हो जाएगा। सर इसी के ऊपर थोड़ा सा जो है ना हम अब काम भी करना चाह रहे हैं। उसमें ये है कि मैंने ये देखा है कि हमने कम्युनिटी बनाई है। आप लोगों के लिए भी खैर एक वो है कि हमने कम्युनिटी बना ली। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी जो भी वीडियो पब्लिश होती है तो उसके पहले कमेंट के अंदर व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप कम्युनिटी और फेसबुक ग्रुप का लिंक होता है। तो आप कम्युनिटी ज़रूर ज्वाइन करें, बाकी कुछ ज्वाइन करें ना करें, क्योंकि वहाँ पे डिस्कशन हो रही है। जहाँ जहाँ हम जवाब दे सकते हैं हम दे रहे हैं। आपस में भी बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं, किसी ना किसी की सपोर्ट हो रही है। वहाँ पे जो एक चीज़ कॉमन देखें, इसका देखें ना कितना फ़ायदा होता है। हम लोग आपको कहते रहते हैं कमेंट्स करें, लेकिन कमेंट्स नहीं करते। कम्युनिटी में लंबे लंबे मैसेजेस किए में कमेंट्स करने का फ़ायदा ये होता है कि ये जितने भी लोग हैं ना ये सारे वीडियो के नीचे कमेंट्स देखते हैं, तो तमाम लोगों की नज़रें उस पर जाएंगी। कम्युनिटी में किसी की गई, किसी की नहीं गई, हज़ार व्हाट्सएप मैसेज आ रहे होते निकल जाता है। लेकिन उस डिस्कशन से ना हम लोगों को एक चीज़ पता चली है कि आई थिंक अब हमें भी ई कॉमर्स बैठक से एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों को देना पड़ेगा जिसमें वन विंडो सोल्यूशन होगा। कुछ लोग मैंने देखा है ऐसी ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हैं जहाँ से जिसका मतलब वो बीटा में फंसे हुए हैं, वहाँ पे थीटा अल्फा डेल्टा आ गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा आगे फेज आ चुके हैं और आप अभी पहले में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो हम अब ये कर रहे हैं कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन आप लोगों के लिए बनाएं। आपको OMS चाहिए, आपको कुरियर कंपनी चाहिए, आपको इंटरनेशनल कुरियर कंपनी चाहिए, आपको कोई सॉफ्टवेयर लगाना है, आपको वेब डेवलपमेंट करनी है, सब का सब आपको वन विंडो सोल्यूशन से मिले। वो ई कॉमर्स बैठक के मिनिमम प्राइस क्योंकि देखिए बात ये है कि अगर एक चीज़ जो मैंने कॉमन देखी वो ये है कि अगर कोई भी स्टार्टअप जाता है किसी कुरियर, एक तो वो बेचारा अजाब में फंस गया, रेट में उसको यार मार देते हैं यार। देखो स्टार्टअप की जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि वो कॉस्ट में बिग ब्रांड्स को मैच ही नहीं कर पाता है। ऐसी है सर, ना प्रोडक्ट की या मटेरियल की परचेजिंग में, ना कुरियर पे, ना मेटा पे, कहीं भी नहीं। सर रेट तो मेरा मैं कहूँगा शायद अब सेकेंडरी हो गया। वो डॉक्यूमेंटेशन में इतना जलील कर रहे हैं ना, इतना जलील कर रहे हैं, और आपको समझ नहीं आ रही किसको दें, इसको दें, उसको दें, उसको दें, किसको दें, और वो ना कोई फैसिलिटेशन भी नहीं दे रहा। अच्छा अच्छे ब्रांड भी हैं यार, बड़े अच्छे अच्छे ऑर्डर्स हैं उनके, बट उनको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। तो अब हम ई कॉमर्स बैठक के नाम से इसको कम्युनिटी को इकट्ठा करते हैं, उनके भी हाफ पे एक अकाउंट खुलवाएंगे जिसकी वजह से हमें मिलेंगे अच्छे रेट, और वो हम सारा का सारा 100% स्टार्टअप में पास ऑन कर देंगे। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह काम करें और इसके अंदर हम मल्टीपल चीज़ें और भी लेके आएंगे, जो जो ये बताते जाएंगे हम लोग करवाते जाएंगे। अच्छा ये मेरे हैदर भाई इसमें ना जो ऑडियंस को इशू आ रहा है ना, वो ऑर्डर डिलीवर से भी पहले आ रहा है कि ऑर्डर लेने कैसे हैं आपके एड्स पे, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कि इनको मतलब किसी ना किसी तरह से कर रहे हैं, वो पंजाबी जो उनके बजट में सीख रही है वो वही कर रहे हैं, मतलब इनके पैसों से खुद सीख रहे हैं, हैंड्स ऑन कर रहे हैं। अब उसकी सबसे बड़ी रीज़न है क्योंकि जितने लोग स्टार्टअप्स हैं उनके पास एक तो उतना बजट नहीं है कि एक अच्छे प्रोफेशनल को हायर कर लें। अब उनका जो बजट है उसमें उन्हें जो लोग मिलते हैं वो खुद 3-4 महीने का कोर्स करके आए हैं, और वो उन्हीं के पैसों से वो खुद भी टेस्टिंग कर रहे होते हैं, और वो टेस्टिंग किस पे हो रही होती है, इनके ब्रांड्स पे। 1 महीने या 2 महीने का बजट होता है, वो सारा का सारा बजट वहाँ पे आपका ज़ाया हो जाता है। तो कोशिश हम लोग ये भी कर रहे हैं कि इस तरह भी एक सोल्यूशन इस तरह का प्रोवाइड किया जाए कि जो आपको मार्केटिंग में जो प्रॉब्लम्स आ रही है मेजरली, उस पर जो है वो हम आपको कोई ना कोई इस तरह का सोल्यूशन बनाकर दे दें कि आपकी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये इसमें ना इसकी एग्जांपल मैं दूंगा कि अब जैसे एज एन ई कॉमर्स कंसल्टेंट हम डिफरेंट ब्रांड्स में जाते हैं, ठीक है, कंसल्टेंसी दे रहे हैं, उमर भाई दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, हमारे साथ और पूरी टीम है। तो उसमें स्टार्टअप्स में ना आपने बात बिल्कुल ठीक की कि वो टेक्सटाइल कंपनीज जो है ना वो बहुत ज़्यादा अब ना डाइवर्ट हो रही हैं रिटेल वाली साइड पे और ई कॉमर्स वाली साइड पे। लेकिन उन बेचारों को सिर्फ ये पता होता है कि वेबसाइट बनवा लो। किसी ने वेबसाइट बनवाई हुई होगी 10 लाख रुपए की, ठीक है, और वो सिंगल जो है ना एक शॉपिफाई की वेबसाइट है, उस पर कोई टेक्निकलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो एज अ ई कॉमर्स कंसल्टेंट में बहुत सारे स्टार्टअप्स में मैं गया जो कि ऐसी एजेंसीज़ के साथ काम कर रहे थे कि 1-1 मिलियन एजेंसी ले रही है लेकिन सेल नहीं है, 1 मिलियन से भी कम है। उन्होंने कहा 6 महीने लगेंगे आगे सेल बढ़ने में। तो इस तरह का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, और ये बैठक वाला जो है कि ये अभी आप लोग स्टेप ले रहे हो, इसका कराची वाली साइड पे भी बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पैक्ट आएगा, और वहाँ पे स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि काम करना चाह रहे हैं लेकिन उनको काम का पता नहीं है। अच्छा हैदर भाई, यहाँ पे मैं एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। बेसिकली हमारी जो डिस्कशन है ना वो 2 ऑडियंस के लिए है, एक है जो कि ब्रांड है और एक है जो कि स्टार्टअप है, ठीक है। तो आई थिंक हमें ना ज़रा स्पेसिफिकली दोनों को अलग अलग एड्रेस करना पड़ेगा ताकि उन दोनों को अपने मसले मसाइल समझ में आएँ और वो चीज़ें चलें। अच्छा एक सर मैं आज छोटा सा आर्टिकल एक पढ़ रहा था जो कि जिसमें स्पेसिफिकली पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा कि यहाँ के बिजनेस ऑनर आर फूलिंग देमसेल्फ, वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं या अपने आप को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, क्योंकि जो ई कॉमर्स या रिटेल में मसले आज चल रहे हैं ये पिछले 10 साल भी यही थे,
ठीक है, तो वो अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं और उन गलतियों को एड्रेस नहीं कर रहे। जिस तरह हम एक छोटी सी बात अभी हैदर भाई ने बात की कि यार ये अगले 5 दिनों में आपके कुरियर बंद हो जाएंगे, चौक हो जाएंगे। ये पिछले साल भी यही हुआ था, उससे पिछले साल भी यही हुआ था। ठीक है, वो उसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। जिस तरह अभी बात करें, इतनी मुश्किल हालात हो गए और अभी तक नंबर ड्रॉप नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब आवाम के पास बाइंग पावर है, वो ख़रीदना चाहते हैं और वो ख़रीद भी रहे हैं। तो हमारे एंड से उनके पास क्या जा रहा है एक्स्ट्रा, जो पिछले साल हमने नहीं किया और इस साल हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इस साल की स्ट्रेटजी हमारी क्या थी, या सर के ऊपर पड़ेगी तो सोचेंगे अच्छा यार 40% रिटर्न हो गया, अब प्लान क्या बनाएं, 2 दिन रह गए हैं ईद में, अब अपना हम कुरियर लॉन्च कर दें या अपने स्टोर के बच्चों को बोलें कि हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, आप जाके डिलीवरी कर दो। तो हम इसके लिए प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रहे। और सेकेंडली एक और सवाल कि क्या हमारा रिटेल जो पूरा चेन है वो रेडी है इस ईद के सीज़न के लिए, क्या उसकी तैयारियां, उसकी जैसे आप बात कर रहे हैं यार फुटफॉल नहीं है, फुटफॉल सर एकदम से बढ़ जाएगा। ठीक है, जो भी सूरत हाल चल रही है, लोगों ने ईद मनानी है, लोगों ने बाइंग करनी है और वो ईद फेस्टिवल पूरा लगेगा। तो क्या हमारा रिटेल और हमारी वो जो आपके मॉल्स हैं, क्या वो इस फुटफॉल को और इन सब तमाम चीज़ों को संभालने के लिए तैयार हैं? अच्छा, बिल्कुल सही आपने कहा। मैंने इस पॉडकास्ट के शुरू में बताया था कि 4 साल के एक जिद्दोजहद के बाद मैंने देखा है, पिछले साल एक बहुत बड़े ब्रांड ने 22 रमज़ान को ईद कलेक्शन लॉन्च किया था। ठीक है, आज वही ईद रमज़ान से पहले दे चुका है। मैं खुद फंसा हुआ था, मैंने आज रमज़ान से 15 दिन पहले लॉन्च कर दिया, सफ़ायर ने कर दिया, सब ने कर दिया, अलमास ने भी कर दिया। तो जितने भी ब्रांड से मैं बातचीत में हूँ उनके सबके लॉन्चेस हो चुके हैं। जो पिछले साल बहुत ही सप्लाई चेन के क्रिटिकल इशूज़ थे, बहुत सीरियस थे, इस दफ़ा नहीं है। अच्छा, फुटफॉल के बाद मैं आपको बताऊँ कि मेरी चेन में ना एक फुटफॉल काउंटर लगा हुआ है, जिसको मैंने शायद पहले ही बताया था, फुट मैट्रिक्स के नाम से। तो मेरे पास जो फुटफॉल आ रहा है वो पिछले साल की बनिस्बत कोई 25% ज़्यादा है। अगर मेरे पास आ रहा है तो इसका मतलब है पूरी मार्केट में। अच्छा, मैं क्योंकि लग्जरी ब्रांड समाई लग्जरी है, तो लेकिन जहाँ पे कैजुअल है तो उनके पास तो इससे भी ज़्यादा हुआ है। साया पे इस वक्त अपना हाईएस्ट फुटफॉल है, इस वक्त हाईएस्ट फुटफॉल है, उनका कन्वर्जन ही बहुत अच्छा है। तो तैयारी तो इस दफ़ा पूरी है। तैयारी है सर, लेकिन पता नहीं क्यों अनसर्टेनिटी इतनी है कि पाकिस्तान वैसे ही इतना अनसर्टेन है। तो पाकिस्तान इस दफ़ा कुछ थोड़ा स्टेबल था, तैयारियां भी ज़बरदस्त थी, तो वो इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी आ गई एकदम से। और अभी थोड़ा सा और अनसर्टेनिटी आने वाली है, उसका भी मैं अंदिया दे दूं कि कुछ किस्म का स्मार्ट लॉकडाउन, स्कूल बंद हो गए, आज आ गया नोटिफिकेशन और उन्होंने कह दिया कि 31 मार्च तक स्कूल बंद हो गए हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसेस की तरफ जाएं। और फिर तो ई कॉमर्स वालों को तो बनना चाहिए यार, स्कूल भी वालों को बनना चाहिए। ऑफिस भी बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम वो सिस्टम उन्होंने प्राइवेट ऑफिस से रिक्वेस्ट कर दी है ये, हो सकता है अब इसको आगे आने वाले टाइम में और सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाएं। अब देखें ना, लोगों को तो मौका मिल गया ना शॉपिंग का, अब उनको एडवांस सैलरीज भी मिल जानी है। तो ये सही कह रहे हैं कि आगे जो आने वाले डेज है ना, नहीं शायद एडवांस मिल रही है, इशू हो गई है। क्यों? क्योंकि बैठे हैं इनसे पूछते हैं। अब माशाल्लाह आपकी जो नॉलेज में कंपनियाँ बहुत अच्छी कंपनियाँ, हाँ, इस दफा नहीं है। देखो अच्छे लोग साथ जब हैं। ईद आती है ना, अच्छा, 20 मैं तारीख के गवर्नमेंट बाद, इदारों की बात कर रहा हूँ। 20 तारीख के बाद आती है ना, तब ये एक चीज़ है, ईद से पहले एक बोनस आ रहा है, वो मैंने जितने भी लोगों से बात की है उस सब क्या आ रहा है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है उमर भाई से और वलीद भाई से। देखें, टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ठीक है, आपने कहा हम एक ब्रांड लेवल को डिस्कस कर रहे हैं और एक स्टार्टअप लेवल को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन वो दोनों को क्लियर करेगा, मतलब टैकल करेगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि एक टाइम था जब हम देखते थे, इंटरव्यूज़ में भी पूछते थे कि रिटर्न रेशो क्या चल रही है। ठीक है, तो रिटर्न रेशो उस टाइम एक एवरेज जवाब था जी 8% रिटर्न एवरेज होनी चाहिए। ठीक है, अब वो रिटर्न रेशो 11-12% एवरेज होती है। ठीक है, दूसरा एक रिटर्न रेशो, मतलब आज से 4-5 साल पहले जो रिटर्न रेशो थी और अब एक उसमें फ़र्क मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, कि कितना आया और क्यों आया। दूसरा स्पेंडिंग परसेंटेज वाली साइड, कि एक टाइम था जब हम मार्केटिंग कैलेंडर बनाते थे और उसमें देखते थे जी 10% का आपका जो है ना रॉयस भी हो और इसके अलावा 10% मार्केटिंग स्पेंड हो। अब 18, 16, 20% या 5 आपका ना रॉयस जो है ना वो आ जाए तो वो ठीक है। अब ये 100% इसमें जो है ना एक वो आ गई है, एक क्या कहते हैं इसमें, एक अनसर्टेनिटी। हाँ, अनसर्टेनिटी। तो ये इसमें मतलब ये कैसे होना चाहिए, क्या? अच्छा, मुझे तो पहले ये बताएं, इस वक्त इंडस्ट्री रिटर्न रेट क्या है? सर फैशन शूज का अलग अलग बताएं। अच्छा, ये दो क्वेश्चन है, मतलब एक 4-5 साल पहले वाला रिटर्न रेशो और एक इस टाइम वाला, और वो रीजन क्या है बस। आपने वैसे रिटर्न रेशो बहुत कम बताया है। मैं तो खुद सरप्राइज हो गया, आपने लिटरली बहुत कम बताया। आपने फैशन का भी हमें बताना है, क्या रेट है, ज्यादा है। शूज का ही बताना है। अच्छा सर, जहाँ तक मेरी नाकिस नॉलेज है ना, आपका जो फैशन का रिटर्न रेशो है ना वो आपका 15 से 18% के बीच में है। ठीक है, आपका जो शूज़ है ना वो 20 से ऊपर है।
नहीं, इसमें एक क्वेश्चन, मैं सिर्फ रिटर्न की सिर्फ बात कर रहा हूँ, और आप रिटर्न और कैंसिलेशन बिफोर डिस्पैच की बात कर रहे हो या रिटर्न की बात? नहीं, नहीं, सिर्फ ये रिटर्न है, ये साहिल साहब आपने जिस ब्रांड में काम किया ना वो बड़ा मतलब माशाल्लाह आपने ऑपरेशंस आपने बहुत अच्छे संभाले हैं, इतना टाइट हर कोई कर नहीं सकता। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अच्छा, हमारा जो रिटर्न रेशियो है ना वो शूज़ के अंदर वो बहुत कम है। उसकी रीज़न क्या है? जिन लोगों के फिजिकल स्टोर है ना सर, और जिन लोगों का साइज़ कंट्रोल के ऊपर अपना कंट्रोल है, साइज़ की मेजरमेंट्स के ऊपर, ठीक है, वो लोगों का रिटर्न रेशियो बहुत कम है। मोस्टली ब्रांड इंपोर्ट कर रहे होते हैं शूज़। अच्छा, जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उनके साइज़, चाइना के जो साइजेस है ना वो डिफरेंट, तो उसमें आपको कंफर्मेशन नहीं होती, कस्टमर को भी कंफर्म नहीं होता कि मैं अगर इसका 42 साइज़ ले रहा हूँ तो क्या ये एग्जैक्ट 42 है जो मेरा साइज़ है। और अगर आपकी साइज़ कंट्रोल के ऊपर जो है वर्किंग अच्छी खासी है तो आप मार्केट लीडर से शूज के पूछते हैं ना क्या रिटर्न रेट क्या है। हमारा रिटर्न रेट जो है ना सर शूज़ का वो 8% है। हाँ, अच्छा, एक क्वेश्चन भी है इनका, उन्होंने बड़ा अच्छा वो किया, वो ये कह रहे थे कि आप साथ साथ ये भी बताएं कि स्टार्टअप्स का कितना होना चाहिए और ब्रांड का कितना होना चाहिए। ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। पहले तो लीडर से शुरू करें ना, फिर हम नीचे तक आते हैं। अच्छा सर, मैं अपना नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैंने अपना बता दिया ना तो आप लोग सारे ना मार्केट का बता नहीं, रहे मेरी हैं। बात तो सुनो यार, पहले पूरी बात सुन लो यार। मैं कह रहा हूँ, मैंने अगर अपना बता दिया ना तो बाकी जितने बैठे हैं ना वो बेंचमार्क बना लेते हैं। मैंने एक आध दफ़ा पहले एक डिस्कशन की कि जी हमारा मार्केटिंग स्पेंड इतना है, तो अगले दिन मुझे डिफरेंट हमारे कम्युनिटी के हेड ऑफ ई-कॉमर्स कॉल कहता है यार तेरा बड़ा कर कुछ है, कहता है यार ये तूने जो बताया अब वो हमें बोल दीजिए टारगेट। अच्छा गुलाम अहमद, आप कौन से सन में थे? सर मैं था तकरीबन 2020, 21, 19 उस वक्त कितना था आपका एड स्पेंड परसेंटेज में? सर मैंने जब ज्वाइन किया है ना, नहीं, जब छोड़ा था, जब भी मैंने ज्वाइन किया था तो मैं वहां से स्टार्ट करूंगा क्योंकि तो वो तकरीबन 18%, 15%। जब छोड़ा 6%। ये मुझे याद था, मैं इसीलिए से कहलवाना चाह रहा था कि जब इन्हें ज्वाइन किया और जब छोड़ा ये था। दूसरा अब ये बताएं कि जो शू इंडस्ट्री का बेंचमार्क है वो क्या है? अब सर मैं ये कहूंगा कि अब अगर 6 सुन के सारे बंदे ये कि यार हमारा 6 होना चाहिए, फिर से 8 Volume देखें ना हो यार। जाती है। ठीक है, उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। इंशाल्लाह किसी दिन एक बैठक ये करेंगे सर कैसे करना है। ये आप ये भी आपको पता है कि अच्छा। खाली हमारी बैठक नहीं होती, सेठों की भी बैठक होती है, और वो ये कहते हैं कि अच्छा, 6% 6 पे लाओ, अच्छा, अगले दिन मैं लाइन आ जाती है। अच्छा नहीं, मैं सर, ये shoes का है ना सर? हैदर एक मिनट रुक जाओ, मैं एक इजाफी सवाल कर दूं। एक तो तुम्हें ये भी अब जरा एक सेशन में ना आप सब्जेक्ट वाइज आओ ईद के बाद ना, ठीक है ना, तो हमने इसको इसमें भी डिस्कस करना है। बिल्कुल, मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हम केस स्टडी दिखाएं, यूं करें वो करें, वो पॉसिबल नहीं है। अब हम आपको कैसे यहाँ पे स्क्रीन लगा के दिखाएंगे जी ये देखें मेटा के, एक तो वो दिखा भी नहीं सकते क्योंकि हम डिफरेंट ब्रांड्स में काम कर रहे हैं, तो हमारे भी उनके साथ एनडीए होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ शू का सर है क्या। 22% जो है इंडस्ट्री का एवरेज है शूज़ का। कोरियर वाले कहते हैं 20% फर्ज है हम पे आपको वापस करना। ठीक है, चलना एक वो जहांगीर आया नहीं है, बड़ा उसका हॉट ये टॉपिक है, वो है कि पेड ऑर्डर के ऊपर लिखा हुआ है कस्टमर रिफ्यूज टू रिटर्न। सर हम ना, हाँ एग्जैक्टली, पेड ऑर्डर है और उसके ऊपर हाथ से मार्केट सर, में हमने लिखा हुआ है कितने कि केस पकड़े? कस्टमर ने लेने से मना कर दिया। हमने कितने केस पकड़े पेड ऑर्डर करेंगे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। ठीक है, अच्छा अब फिर हमने उसको बोला कि भाई ये क्या है, तो पता है उसने आगे से क्या जस्टिफिकेशन दी कि सर जी 20% तो फर्ज है वापस करना ना हम पे। आप 20 के ऊपर बात अगर आप बात कर रहे हैं, हमारे अलमास की रिटर्न में स्टाइलो के जूते निकल रहे हैं, आप देखें। अच्छा, ये एक और मसला है। भाई वो जूते इतने बेच रहा है। नहीं बेच रहा है, लेकिन हमारी रिटर्न में भी इनके जूते आ रहे नहीं, हैं। अब देखिए ना, जहाँ पे 1000 पार्सल पड़ा हो और 800 उसका पड़ा हो, तो ऐसे ही होगा फिर। देखे ना ये अब ये कितनी ज्यादती है सर। अच्छा खैर, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी नंबर नहीं कोट करता लेकिन बहुत कम है। अगर मैंने बोल दिया ना तो आप लोगों ने ना बेंचमार्क सेट कर लेना है। हमने बहुत अच्छा कर लिया है, यकीन माने। जब हमने स्टार्ट किया था तो मेरा 22 से भी ऊपर था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत जो है ना कंट्रोल कर गया हूँ। पैशन पूछते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और जो हैदर जो बात कर रहा था ना, क्योंकि पिछले कुछ पॉडकास्ट में हैदर वगैरह ने हम लोगों ने कुछ नंबर भी शेयर किए, तो लोग नीचे कमेंट करते हैं यार ये पागल हो गया। ठीक है, तो क्योंकि वो उनके लिए अनरियलिस्टिक नंबर है, उनके लिए ना मैं फिर एक कमेंट में करता हूँ कि यार ज़रा ये देख लो कि किससे मुखातिब हो, क्या कह रही हो। भाई वो मेरे एक क्वेश्चन का ना आपने वो मुताले पाकिस्तान वाला जवाब दे दिया रिटर्न का। अब स्पेंडिंग परसेंटेज वाली साइड पे भी आ जाओ, वो एक ही करके होना यार। कन्वर्जन। और भाई उसके लिए मैं ये कहूंगा कि देखिए, हर कमेंट पढ़ने के लिए नहीं होता। जाकिर नाइक को ना हर बंदा आगे चैलेंज करता है, बट उसका एक क्राइटेरिया है कि पहले आप मजमा इकट्ठा करें 80,000 का, 4 लाख का। ये मेरा मिनिमम क्राइटेरिया, जो ये कर सकता है ना वो मेरे लेवल का है। तो फिर जो भी बात करें ना वो आए कि अगर कोई बंदा ये कहता ना मैंने एक महीने में 4.5 करोड़ सिर्फ एक ब्रांड के एक जो है ना स्पेंडिंग की है, वो आए बात करे तो फिर समझ भी आता है, उसको बंदा जवाब भी दे। एक बंदा है उसने 4 लाख रुपए एक दिन में नहीं स्पेंड किए हुए, वो आगे नीचे कमेंट करे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तो जरूरत नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फिर हम डिस्कस या बताते भी नहीं है। लेट्स सपोज कि मैं आपको एग्जांपल दूं, यार मैंने एक ब्रांड में एक दिन में 60,000 ऑर्डर्स डिस्पैच करवाए थे।
ठीक है, अब ये लोग हैं बहुत यार अच्छे ये पागल numbers हो हैं। गया, इतने नहीं, लोग वाकई साल में बहुत ऑर्डर अच्छे नहीं numbers आते हैं ये। वो एक दिन में डिस्पैचिंग थी और सिर्फ एक कोरियर कंपनी के साथ थी। उन भाई हम लोग अब इस मकाम पे हैं कि एक महीने में 60,000 65,000 ऑर्डर रिटर्न आता है सिर्फ। क्या बात, बहुत अच्छे खैर, नंबर हैं। अच्छा, आप जो सर बात कर रहे थे ना, बेसिकली मैं शूज़ का आपको सिर्फ मैं ब्रांड की बात नहीं कर नहीं, रहा, नहीं, शूज़ में बहुत सारे हैं जो कि यार नॉन ब्रांडेड भी चल रहे हैं और उस तरीके का, मैं आपको पूरी एक इंडस्ट्री का बताऊं तो वो आपका 20 से ऊपर है रिटर्न जो है उसका, कोरियर fashion रिटर्न, में? ठीक। फैशन जो है सर वो 15 से 18% है। उमर भाई आप जो बात कर रहे हैं ना उसकी रीज़न है, उसकी एक रीज़न ये है कि साइज़ के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। देखें आपको 42 आता है, अगर आप बाटा का 42 आता है, आपको सर्विस का 42 आता है, क्या आपको लोगो का 42 आएगा या अलमास का भी 42 आएगा, या आपको स्टाइलो का या किसी क्लाइव के किसी शूज़ का आपको आएगा? ऐसा देखिए पॉसिबल जी, नहीं। ऐसी बात तो ना करें, मैंने अल्मास का शू पहना हुआ है जी जी, और आई थिंक द मोस्ट कंफर्टेबल शू। सर ये तो ये मशहूर है हर्ष पपी ना, के बाद जो है ना- मतलब इस पे तो कोई दो राय नहीं है। हर्ष पपी के बाद सर, सेटल नहीं होता था, देखिए अब पहली दफा सेटल हुआ हूं। सर आपको यामीन साहब- आपको गिफ्ट मिल जाएगा अलबास का एक और। यामीन साहब ये मैं ऑलरेडी आपको- यही है। अच्छा, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है ना सर, अगर आप साइज कंट्रोल पे वर्किंग करते हैं ना, देखिए स्टाइलो आंखें बंद करके लोग क्यों शूज़ लेते हैं, फिजिकल स्टोर है उसके, लोगों को पता है कि यार अगर इसका 36 मुझे एक फीमेल को आता है ना तो उसको ऑनलाइन में भी 36 आएगा, वो 37 नहीं आएगा उसको। स्टाइलो खुद मैन्युफैक्चरर है, उसको साइज कंट्रोल के ऊपर पूरी ग्रिप है। जिस ब्रांड को साइज कंट्रोल पे ग्रिप है ना सर, उसकी रिटर्न सर रेशो स्टाइलो तो मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूं कि यार एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है, ठीक है। अगर आपने, क्योंकि हम भी कुछ प्लान कर रहे थे, अदरवाइज को पता है यार शूज़ में और इस टाइप चीज़ों में हम बेंचमार्क की स्टाइलो को कर रहे हैं, हम उसको स्टडी कर रहे हैं बेसिकली कि यार उसकी कंपेन्स कैसी चल रही हैं, मेटा पे क्या आर्टवर्क नज़र आ रहा है, वेबसाइट पे क्या डिस्प्ले आ रहा है, फिर आपकी वेबसाइट का डिस्प्ले कितने टाइम बाद चेंज हो रहा है। मुझे एक दिन 900 वाला जूता नज़र आ रहा है, एक दिन मुझे 9000 वाला जूता नज़र आ रहा है, ठीक है। तो वो ये सर आई थिंक अगर आप फैशन ये शू ब्रांड में काम कर रहे हो तो स्टाइलो को एज अ यूनिवर्सिटी के तौर पे उसको फॉलो करो। अच्छा, एक चीज़ सर इसमें, सॉरी लास्ट चीज़, और आपका जो फैशन का थोड़ा सा कम है ना रिटर्न रेट, उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो जिस जमील साहब ने कहा साइजिंग वाली चीज़, ठीक है, वो अब फैशन में बहुत हद तक कोड क्रैक हो चुका है कि यार ये मशहूर ब्रांड्स हैं बगैर नाम लिए हुए, इनके साइज चार्ट को फॉलो करना शुरू करो। अच्छा, उसमें ना अनस्टिच का मेजर पार्ट है ना, अनस्टिच का तो कोई वही खातून के कि मैंने रील देखी, उसने कहा देखें मुझे पिछले साल भी ये शॉल पूरी आ रही थी, इस साल भी पूरी आ रही है, ठीक है ना, साइज नहीं है, तो वो अनस्टिच 70% अनस्टिच है, तो उसका तो साइज में इसलिए मसला नहीं है। आज जो बात मैं भूल गया था ना पूछना, वो ये नहीं थी जो आपने बताई है। जी सर, आपकी मेरी जब गुलाम अहमद में उसके बाद भी मुलाकात होती रही, तो एक वर्किंग है जो अभी तक हमारे पॉडकास्ट के लोगों के साथ और पूरी इंडस्ट्री के साथ आपने कभी दोबारा शेयर नहीं की। ये बिग सीक्रेट रिवीलिंग है अबाउट हिज वर्किंग। आपके साथ आपने अपनी टीम में डाटा साइंटिस्ट रखा हुआ था गुलाम अहमद। Exactly. आपने कभी, या तो आपका वो खुफिया हथियार है, आप बात नहीं करना चाहते, या क्या इसमें राज क्या, हमें सारा दोबारा ब्रीफिंग चाहिए। सर ये 1 2 3 अगर आप इनमें से किसी पूछेंगे ना आपका उस्ताद कौन है, तो हम कहते हैं अमजद साहब। यकीन माने वो बंदा ना पाकिस्तान में गुलाम अहमद ने ना सऊदीया से इंपोर्ट कराया था, वो है ही नहीं पाकिस्तान में इस किस्म का रोल बंदा। था उस टाइम। हाँ, आज भी अगर आप लिखे ना बेस्ट हेड ऑफ रिटेल एनालिटिक्स इन पाकिस्तान, तो अमजद साहब का नाम सबसे ऊपर आता है। अब वो आजकल माशाल्लाह PSO में है, तो PSO में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वो ना होते ना तो हम कभी भी गुल अहमद को उस मकाम तक ना पहुंचा सकते और ये सब चीज़ें कंट्रोल ना कर सकते। इतने सालों में आप मिनी अमजद, मिनी डाटा साइंटिस्ट इजाद नहीं कर सके, या है नहीं, या क्या? सर पाकिस्तान में ना है ही नहीं, मैंने आपको बताया सऊदीया से इंपोर्ट कराया था। प्लस इंपोर्ट मैं ये कह रहा हूँ कि उस बंदे को यूटिलाइज नहीं करते, कर ही नहीं सके। हर बंदा नहीं कर सकता, हर बंदे की समझ ही नहीं है। हम रोज़ाना सुबह आके जो डैशबोर्ड देखते थे ना, हमें अगले 5 मिनट में पता होता था कि आज हमने क्या करना है। आज हम सबसे ज़्यादा अपना टाइम ज़ाया इस पे करते हैं, यार वो रिपोर्ट निकालना ज़रा, यार उसका मैं रिपोर्ट ये निकालना कहता हूँ कि एक इस तरह मिली भगत से कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनियों से इन्वेस्टमेंट कराते हैं, कोई डाटा बैंक बनाते हैं, किसी डाटा साइंटिस्ट को हायर करते हैं, यार इसमें क्या मसला है? सर ये 90% ब्रांड 90% अच्छा, जिस- ब्रांड्स को तो ये समझ ही नहीं आता सर। मतलब मैं एक ब्रांड में ज्वाइनिंग दी, मैंने उसको कहा मुझे डेटा एनालिटिक्स का बंदा चाहिए, उन्होंने कहा ये एक्सेल पे रिपोर्टें निकालनी है, ये लड़का निकाल देगा। मैंने जब उनको डैशबोर्ड बने हुए दिखाए पुराने, जाहिर सी बात है अमजद भाई ने बनाए हुए थे, हमने उनसे मतलब सीखा और सारी यार अमजद भाई को किस दिन बुलाया ना अमजद भाई किसी को- ने। अमजद भाई अमजद को भाई को- वो ईमेल कर रहे होंगे। वो मेल करते हैं, वो सर, ईमेल बहुत अमजद करते भाई को हम बहुत हैं। सर दफा- उनको ना हम यूट्यूब के ऊपर लेके आए हैं, उन्होंने अपनी कुछ वीडियोस वगैरह बना के अपलोड करना शुरू किया, हमने शेयर भी की थी। लेकिन भाई वो 1% भी नहीं है। एक दफा उनका ना यहाँ साहब का 1% भी नहीं है वो जो यहाँ बैठ के एक दफा उनका एक मुकम्मल तारुफ कराएं, उसके बाद हम उनके चैनल को प्रमोट करना शुरू कर देंगे सर, ताकि यार लोग सीखें तो सही ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। तो खैर सर, हम अभी जहाँ जहाँ मेरे ख्याल है उमर भाई ने साई साहब ने कंसल्टेंसी दी, वहाँ पे भी जब वो आते हैं इन होते हैं ना, सब चीज़ों के जवाब खुलते जाते हैं। अच्छा यहाँ पे ना आपने भी देखा होगा सर, कंपनीज में रुझान ही नहीं है।
बहुत दूर है। आपने एक फाइनेंस का बस अच्छा बंदा रखा हुआ है, वो आपको एक्सेल पे XYZ करके दिखा देते हैं, दैट्स इट, वही देसी शीटें चला रहे हैं। प्योर टर्म यूज करें डाटा साइंटिस्ट की, प्योर टर्म। एग्जैक्टली ये ना बिजनेस रिलेटेड होता है ना ही वो कंट्री रिलेटेड, वो आपको पूरी डाटा इनसाइट देता है ना। ऐसे ही है, तो ये मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने आपके साथ सारे डैशबोर्ड वगैरह देखे थे खुद, ऐसे ही है। तो मेरे लिए भी बड़ा आई ओपनर था मैंने वो। मास्टर मल्टीफोम वालों को जब थोड़ा सा ग्लिम्स दिया था ना कि डाटा ऐसे होता है, उन्होंने कहा भजन आप आ जाओ, अगली बात ही नहीं की। मेरा सबसे शॉर्ट इंटरव्यू हुआ वहाँ पे, और मुझे लगा था यार ये क्या शुगर लगाया इन्होंने। अच्छा, अब तक मैंने और इंटरनेट पे रेजिग्नेशन का सुना था, शॉर्टेस्ट रेजिग्नेशन। जी, याद है कौन सा था? शॉर्टेस्ट इंटरव्यू का पहले बार सुना है। ऐसे ही है। तो ये वाकई शॉर्टेस्ट इंटरव्यू था। उसने जो पहचानते हैं ना, जिन्होंने बाहर काम किया हुआ है, जो सेठ बाहर से पढ़ के आए हैं, वो समझ जाते हैं। पाकिस्तान में सर अभी मैं कहूँगा बहुत दूर तक इसका वो नहीं है। अच्छा, आप देखो, सही कह रहे हैं, हमें थोड़ा सा जो आपकी ऑडियंस है ना वो सारी यंगस्टर हैं। अच्छा, इनमें पूरा पोटेंशियल है डाटा को समझने का। मेरे ख्याल से अमजद भाई को हम किसी तरह फाइनेंस लेके बुलाते हैं, देख के परेशान हो जाएंगे। ठीक है, उनको बुलाते हैं, फिर हम उनके चैनल को प्रमोट करें इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक सवाल और इन्होंने किया था, बड़ा अच्छा सवाल था कि स्टार्टअप्स और ब्रांड का डिफरेंस बताएं रिटर्न का। तो वो मैं बता दूं कि कम से कम 5-7 एवरेज और 10% जो है देखा जाए ना, तो ये डिफरेंस है। अगर मतलब 15% किसी ब्रांड का है ना, तो समझे 25% उसके स्टार्टअप का होगा, इवन इससे भी ज्यादा। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप अपने ध्यान में रखें। ऐड कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि स्टार्टअप्स के साथ तो जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग्स भी देता हूँ यूसीपी में, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि अपना स्टार्टअप लेते हैं, बच्चे लेते हैं। तो स्टार्टअप में रिटर्न रेट इससे भी ज्यादा है, 20-30% तो आपका कोरियर मैंने कहा 10% तो आप आंखें बंद करके लगाए ना। पीओसी नहीं अच्छा मिलता, उनको पता ही नहीं है डील कैसे करनी है। अब आपकी कोरियर कंपनीज को पता है कि यार एक नया बचा है, वो कैटर ही नहीं करते। कुरियर कंपनीज देखते ही ने नहीं सर एक ब्रांड ओनर की मुझे कॉल आई, उसने कहा कि एक लॉजिस्टिक कंपनी है, उसने 3 मिलियन के 4 मिलियन मुझे देना है। मैंने उमर भाई को कॉल की, उमर कहता है 5 मिनट में करवाता हूँ। आज 5 मिनट में उसको चंपी ऑयल का कोई चल रहा है, वो 14 करोड़ रुपए पता नहीं फ्रॉड हो गया जी, स्कैम हो गया, ये चल रहा है कलेक्टिव। अच्छा, सबका है। अच्छा, Food deliver मेरे को भी 14 करोड़ है, तो फिर वो जिसका मैं सर्वाइव आगे कैसे हो रहा है? वो तो मेरे ख्याल से 3 महीने पहले ड्यू डिलीवर बंद भी हो चुकी है। अच्छा उमर भाई मैं आपको एक और बात वो खुद deliver हो बताऊं, चुकी है। कंपनी स्टार्टअप को मतलब वो हक समझते हैं कि ये पैसा हमारा, ये हमारी सैलरी है, बस हक समझते हैं, जब वो मर नहीं जाएगा जब तक। अच्छा यार, उनको पता है ना, वहां से सारे एक्सपेंसेस पूरे हो जा रहे हैं, जो ब्रांड का है वो हमारा प्रॉफिट है। सही बात। साकिब ने एक सर्विसेज ऑन की हैं CRM में, इंस्टा रिटेल के नाम से ना, तो वो CRM में उसने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं सही बताऊँ, मेरा 70-80% का जो क्वेरीज का लोड था वो उसने उठा लिया है। मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। मैं कहा साकिब वाला जो इंस्टा रिटेल है उसको हमें बार बार देखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त AI सपोर्टेड सॉफ्टवेयर उससे का बहुत अच्छा चल रहा है। इंस्टा रिटेल है विद रिटेल है ये? नहीं, इंस्टा इंस्टा, अच्छा अच्छा खैर, की कंपनी का नेम है, वो इंस्टा रिटेल है। ठीक और ठीक उसी ठीक। के वो through AI वाला तो नहीं है जहाँ पे वो AI जी, जी, रिप्लाई जी, कर रहा है, आप- वो विद रिटेल है उसका नाम। सही आप वो बाकी उसके बहुत साथ अच्छा है। podcast बाकी बहुत कर अच्छा है, चुके और हैं, साकिब भाई को लेकिन हम अब सर इंशाल्लाह आप देखेंगे चीजें उससे भी बहुत आगे चली गई हैं। आने वाला तो ये फील्ड है, इतनी तेजी के साथ ग्रो कर रही है ना, हमने भी लगाया हुआ है अपने पास, लेकिन अब मुझे लगता है कि उससे भी बहुत चीजें ऊपर आ गई हैं। अच्छा हैदर भाई, स्टार्टअप के जो इश्यूज है ना सर, विदाउट नॉलेज वो स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें कोरियर कंपनीज के लॉस का ही नहीं पता, और वो स्टार्टअप जब कर रहे हैं बहुत एक्साइटेड होते हैं कि जी हमने एक ऑनलाइन ब्रांड लॉन्च कर लिया है और अब हम इसको जो है ना ऑनलाइन बेचना शुरू करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन बेचने के साथ साथ उसकी रियल टाइम पे जो मार्केटिंग है, या रियल टाइम पे स्टोर्स पे उसको डिलीवर करना, या खुद से उसके लिए कुछ करना। हमारे जितने भी स्टार्टअप है ना, नई जनरेशन वो कहती है कि बस एक कंपनी हायर कर लें और कंपनी हमें सब कुछ करके दे दे, सर, उससे इसमें- नॉलेज भी नहीं है उनका। जितने भी स्टार्टअप कंपनी लेवल के या मतलब सिंगल सोल प्रोप्राइटर मैंने देखे हैं ना, मैं मतलब पिछले 3-4 साल से काम कर रहा हूँ, तो इसमें मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जो भी स्टार्टअप है सबसे पहले वो अपने बजट पे काम करे। मतलब उसके पास एक बजट हो स्पेसिफिक 18 महीने 36 महीने का, ठीक है। उसके बाद वो आए, वो क्या करता है, मतलब मुझे एक चीज़ आती है कि मैं अच्छी शर्ट बना सकता हूँ, मैं अच्छी शर्ट बना के रख लूँगा, उसके बाद मैं उमर भाई की मिन्नतें करूँगा, हैदर साहब की मिन्नतें करूँगा, आपकी मिन्नतें करूँगा कि भाई ऐड लगा दो, वेबसाइट बना दो। इनके पास जितना टाइम होगा वो उतना कर देंगे, बाकी उसके बाद वो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। फिर एक टाइम आएगा जब इनको बजट की जरूरत पड़ेगी, यार पैसे तो नहीं है। सीजन भी ऑफ हो जाएगा। हाँ, तो तो ये भी वो नहीं पता product कि मतलब किसी सबसे कंपनी पहले को हमें startup के hire लिए- करना है, तो सबसे वो क्या चेकलिस्ट है जो हमने उनसे लेनी है, Exactly, मैं उनको यही पूछना बात है। कर रहा हूँ कि उनको नए यही नहीं startup पता। हमारी e-commerce आप बैठक- 2-3 टेक्निकल वर्ड पूछ दे, वो कहेगा यार अब ई-कॉमर्स बता बैठक लोगों को सपोर्ट कर रही है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं लोगों के, जो नए स्टार्टअप हैं वो जब आते हैं और वो देखते हैं इस पॉडकास्ट को, तो उन्हें बहुत सारी कन्फ्यूजन जो उनके दिमाग में है वो क्लियर हो जाती है कि यार ये गलतियां हमने नहीं करनी, जो लोगों ने कर ली हैं, अब हमें इनसे सीखना चाहिए। और हमें कोरियर कंपनी को कैसे डील करना है, हमने पैकेजिंग कैसे अपनी लेके चलनी है, प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। तो ये स्लैब जो है ये सारे ई-कॉमर्स बैठक पे पड़े हुए हैं, अगर लोग इसको देखें तो अच्छा स्टार्टअप अपना। अच्छा सर, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, मतलब कट करना चाहूँगा बेसिकली। फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स हमने डिस्कशन करनी है उन स्टार्टअप्स के लिए
जिनने अभी तक लॉन्च नहीं किया और उन्होंने लॉन्च करना है, उनको क्या चैलेंजेस है, उनको क्या मसले हैं? क्योंकि साजिद भाई की मेन डोमेन आई थिंक इसी चीज़ में, क्योंकि ये जिनके साथ काम कर रहे हैं वो बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं, उनको मसले क्या हैं और उनको मसलों के सॉल्यूशंस क्या चाहिए, उनको हमसे हल क्या चाहिए, और हम क्या क्या उनको वो चीज़ें दे सकते बताएंगे, हैं। उसको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अभी तक उन्होंने लॉन्च नहीं किया, दे आर गोइंग टू लॉन्च। तो ये बेसिकली टॉपिक है फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स। देखिए, सबसे पहले एक किसी भी XYZ कंपनी की एक एग्जांपल लेते हैं। उन्होंने अपन प्रोडक्शन है उनके पास, उन्होंने बना लिया। अब ये क्या है, एक तो ओनर्स को ये भी समझाना है। अब मैं स्पेसिफिकली अपैरल इंडस्ट्री की बात करूंगा, क्योंकि हमारे पास 80-90% अपैरल इंडस्ट्री के क्लाइंट्स हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो एक टेक्सटाइल कंपनी की तरह रिटेल चलाना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले उनको ये समझ नहीं आता कि टेक्सटाइल कंपनी में मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक लॉट बनाई, मुझे पता है मेरे पास इतने ऑर्डर्स हैं, मैं इतना बनाऊंगा, इतने % मेरा प्रॉफिट है। वो इस चीज़ से ही बाहर नहीं निकलते कि रिटेल में उनको एक एक यूनिट बेच के प्रॉफिट कमाना पड़ेगा और एक एक यूनिट पे उनको कॉस्ट बचानी है। वो कॉस्टिंग की सबसे पहले उनके पास वर्किंग नहीं है, सबसे पहला इशू। ठीक है, बजट में। ठीक है, वो क्या करेंगे कि एक कंपनी को मैं मिला, उसने कहा कि मैं 4,500 का 3 पीस 100% कॉटन बेचूंगा। ठीक है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि 4,500 का 3 पीस हम बेचेंगे भाई। लेकिन जब मैंने वर्किंग करना शुरू की, मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई आपका प्रॉफिट किधर है? उसने कहा जी मेरी इतनी कॉस्ट है और इतना प्रॉफिट है। तो उसको फिर बताया कि भाई ये वेबसाइट की कॉस्ट है, ये मार्केटिंग की कॉस्ट है, ये आपके ऑपरेशन की कॉस्ट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। वो करते करते वो ऑलमोस्ट 29% नेगेटिव में था। अगर वो 100% सेल करता रहे रिटर्न्स और बाकी चीज़ें तो अलग है। ठीक है, तो उसकी पूरी वर्किंग दोबारा से करवाना शुरू की। अभी उसको लॉन्च नहीं किया। ठीक है, कि वो पूरी उसकी एक वर्किंग होगी जिसमें हमारे पास सब इन्वेंट्री पड़ी हुई है, उसके बारकोड ALU UPC वो अलग अलग बनेंगे। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करता हूँ। देखें, जो स्टार्टअप होता है ना, उसे एक तो कॉस्ट का पता ही नहीं है, उसकी अपनी रिसर्च नहीं है कि वो मार्केट में जो चीज़ लेके आ रहा है, क्या वो मार्केट में जो उसके कंपटीटर हैं वो किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, और वो बाइंग किस प्राइस पे कर रहे हैं। अगर आपकी बाइंग में अगर आपने एक्सपेंसिव बाइंग कर ली है और फिर आप उस पर मार्जिन अपना कम रख के उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपका लॉस है। अब स्टार्टिंग में ही आप लॉस में, मतलब एक प्रोडक्ट एक बंदे ने इंपोर्ट करके उसको 1000 की पड़ रही है और आप आउटसोर्स करके वो 1500 रुपए की बना रहे हैं, और कैसे आप बेच लेंगे उससे सस्ती? ठीक ऐसा ही है। तो लोग यहाँ पे भी कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि यार हमारी प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रही। हमने रिटेल तो उसके बराबर लगाई भी है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि उसका एक्स फैक्टर कितना है। जो इंपोर्ट कर रहा है और बाइंग में जो वो पैसे बचा रहा है, वो आप बचा रहे हैं वो वाले पैसे स्टार्टअप में। अच्छा, वो अब देखे कैसे, कैलकुलेशन कैसे करें? वलीद भाई ने जो बात की ना अभी, कि एक प्रॉपर चेकलिस्ट होनी चाहिए। चेकलिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, कि ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, उसकी XYZ सर्टेन लॉन्च तक ये चेकलिस्ट है। साजिद भाई देखिए, बैठक के तवस्सुस से ना ये स्पेशलाइज कर लें, शूज़ के, फैशन के और ई-कॉम टेक्निकल, ये 3 सेगमेंट है ना। मोस्टली लोगों से बात करें जो स्टार्टअप इस टाइम में आकर हमसे मिलना चाहे, तो हम जैसे ऑफ एयर होंगे, हम उसका आधे घंटे लग के उसको जबरदस्त। चीज़ें हम बता देंगे। इवन अगर वो बच्चा या बच्ची इस लायक हो कि वो शीट्स या प्लान को समझ सकते हैं, हम प्लान भी शेयर कर देंगे। यार, जो कंपनियां लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके बनाए, हम उनको शीटें दे देंगे कि लो इस पे बना के अपना काम कर लो। लेकिन कोई हिम्मत तो करे आने की। सर आते हैं, आज हमने धोखा दिया उनको। नहीं, कि बुलाएं। मंगल का दिखे कि हम मंडे को आगे बैठ अच्छा, गए। नहीं देखिए अब बहुत आप आ जाते हैं सर, यकीन अब मानिए। आप जो है ये सारे स्पेशल है कह रहे हैं, आपने अब सेगमेंट वाइज कर रहे हैं। एक दफ़ा फैशन के लोगों को बुला लें, एक दफ़ा last शूज़ time- के बुला लें, एक दफ़ा टेक्निकल। सर ये अभी नहीं होता। हम लास्ट टाइम गया था 1:30-2 बज गए थे रात के, वो फिर सुबह सहरी। तो ये अभी इसके लिए मैं आपको एक हल बात बताता try कर हूँ। लें। एक ना ग्रैंड मीटअप करते हैं, उसमें पूरा दिन PC होटल बुक करा के हम इसको रखते हैं, जिसमें इन सबको बुलाते हैं एंड देन उनके हल की तरफ जा रहे होते हैं। ये सॉरी, ईद के बाद के कुछ ऐसे हमारे ऑलरेडी प्लान्स हैं सर। एक तो हम डिफरेंट शहरों में जा रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंट शहरों के चैम्बर्स को भी हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे भी अच्छी बैठने की जगह है। अपने हम कुछ प्राइवेट इवेंट्स हैं वो करने जा रहे हैं। सॉरी, नहीं आप लाहौर चैम्बर में करें ना, जहाँ के स्टार्टअप तो वहाँ बच्चे हों। हाँ, वो उनको भी हम एंगेज कर रहे हैं। बेसिकली ये रमज़ान का थोड़ा सा टाइम आ गया था, तो इंशाल्लाह ये रमज़ान के बाद हम इनको चीज़ों को एक्टिवेट करना शुरू कर देंगे। अच्छा हैदर भाई, जो हाँ उनको माइक दे दो, बेशक माइक में बोल रहे हैं। अच्छा मेरी अभी ना एक्चुअली हमारे सेक्शन आएगा। अच्छा, सो बेसिकली यार जो चीज़ें हैं ना वो ये हैं कि हमारे पास ना डिफरेंट कैटेगरी के लोग अब हैं, ठीक है। अब हमें शायद उनको एक कस्टमाइज बैठक चाहिए या सोल्यूशन चाहिए कि यार जो जिस अभी हमने डिस्कस किया, जिन्होंने लॉन्च करना है, उनके मसले मसाइल क्या हैं। उनका सबसे बड़ा जो मसला है उनके पास प्लान ही नहीं है, ठीक है। कि हमने सर ये लास्ट भी डिस्कशन हुई थी, आप लोगों ने ये बात बोली थी और हमने आपके घर मौजूद नहीं, अब आपने स्पेशलाइज बुलाना है। जो स्टार्टअप जिन्होंने जो कर चुके हैं ना, उन्हें बुलाएं। पहले हम उनके लिए कुछ आसानियां पैदा कर लें, जो आने वाले हैं वो उनसे इस्तेफादा ले लेंगे। लेकिन जो लोग उतर चुके हैं ना, नहीं सकते आप आवाम को। मैंने ये चीज, अच्छा देखिए मैं बताऊं, हैदर भाई, मतलब अगर आप स्पेसिफिक स्पेसिफिक कर लेना कि हाँ
स्पेसिफिक रहें। मैं फ्री बताऊं, में तो आप फिर किसी को रोक नहीं सकते, अच्छा, या नहीं। आप ना पेड कर दें और स्क्रीनिंग पेड़ करें। पे देखिए, पेड़ पे ना screening पाकिस्तान करें। में ना नहीं लोग आते, लेकिन मैं कहता हूँ यार अपने इंडस्ट्री को या इनको ना पे बैक करना है, पेड तो नहीं हो सर, सकता। सर आप फ्री वाले को freedom भी नहीं लोग उस तरह से नहीं लेते। अच्छा वो चलो कहते हैं पेड कि नहीं, बस ऐसा free है ना, करते हैं ठीक जो है, वहाँ देख खाना खाना है ना उसके पैसे दे दें, फिर बंदा नहीं, सीरियस ये भी जो होगा। पेड चलिए वाली ये बात किस है तरह ना, कर लें, चलें। फिर बंदा जान सीरियस साहब, होगा। पेड वाली बात में ना वो लोग आएंगे जो serious जो serious हाँ, होंगे। जिनका इंटरेस्ट अच्छा नहीं, आप इतना कर लें कि जो उसका वाकई एक्चुअल एक्सपेंस है ना पर पर्सन, वो करने चलें, इतने सीरियसनेस तो करें ना कम से कम। और एटलीस्ट हमें भी पता होगा कि कितने लोगों ने ज्वाइन अच्छी जगह कर लेंगे ना सर, पीसी में कर लेंगे, एनवायरनमेंट में अच्छी कर होगी, सकते हैं। वाईफाई लगा हुआ होगा, टेबल सामने होता है। जी, जी, हमने बिल्कुल पहले सही भी कह रहे हैं हम। बहुत ज्यादा जो है ना इस तरह की करवाए हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ हमने स्पेसिफिक कर ली, जैसे सर मैं बात करता कि आपने ये एक बात की थी कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए है ना तो आपने इन्वेस्ट ही 2 लाख करना है। ठीक है, आपके पास 8 लाख रुपए बचा होगा और अगर आप 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पास 4 बॉक्सेस और हैं ट्राई करने के। ठीक है, तो इस तरीके कार से अब एक हमारे पास पहला पोर्शन आ गया जिन्होंने अभी स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं और उन्होंने लॉन्च नहीं किया। फिर एक वो जो लॉन्च करके बैठे हुए हैं, अब उनको ये समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है। ठीक है, हमारे पास 10 लाख था, 8 लाख की इन्वेंट्री लेके रख ली है, 2 लाख रुपए थे उसको बेचने के लिए। प्लान ये था कि 2 लाख लगा के 8 लाख का माल बेचेंगे, 2 लाख लगा के 1 लाख का माल नहीं बिका। चलो 2 लाख लगा के लेट 4 का बिक गया है, 2 रिटर्न आ गया है। उमर भाई ये भी ज्यादा बता रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो सारे का सारा पैसा इन्वेंट्री पे लगा देते हैं और कहते हैं मार्केटिंग के लिए क्या सर जी 25,000 रुपया बचा के रखे है। अच्छा एक सर बात देखिए, नहीं इसमें नहीं ना- ऐसा नहीं होता। एक मिनट, मैं वलीद की बात, मैंने एक ब्रांड शुरू किया माशाल्लाह इस वक्त 6 बिलियन पे। पहला जब स्टोर उसका खुलने लगा ना तो उन्होंने कहा यामिन भाई स्टोर के लिए कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा यार ये 1.5 करोड़ में बन जाएगा, ये 5,000 स्क्वायर फीट है। तो भाई साहब ने जो फाइनेंस अरेंज किया उसमें उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट एडवांस रेंट काउंट ही नहीं किया। उन्होंने कहा भाईजान ये तो 1 करोड़ तो इसी का। मैंने कहा तो यार ये शामिल नहीं किया आपने। कराची के ब्रांड तो नहीं है कहीं? अच्छा मैं आपको हैदर भाई एक दोस्त हैं, उन्होंने शूज़ स्टार्ट किए। अच्छा उसने ये फॉर्मेट खुद से ही कहा कि यार मैंने ऐसे बेचने हैं शूज़, मैंने ऑनलाइन नहीं बेचने। मुझे कोई स्टोर बताओ जहाँ पे मैं अपनी ये कैटेगरी रख सकूँ। मैं सिर्फ एक ये स्लीपर बनाता हूँ और मैंने वहाँ रख के ये बेचने। मैंने उसे, मेरे एक जानने वाले थे, मैंने कहा यार इस स्टोर पे चले जाओ। अच्छा वहाँ चला गया, उसने कुछ 4-5 आर्टिकल सिर्फ बनाए थे। उसने ऑफ़र दी शॉप ऑनर को कि यार मैं एज अ फ्री सेल्समैन आपकी शॉप पे खड़ा हो जाऊँगा और आपके कस्टमर को भी डील करूँगा, उसके बाद मैं अपनी प्रोडक्ट भी बेचूँगा। आप बिलीव करेंगे कि वो डेली के 10 से 15 पेयर स्टार्टिंग में अपने बेच रहा है उसकी शॉप पे खड़ा होकर। ठीक है, अब उससे क्या हुआ कि उसका जो उसने शॉर्ट इन्वेस्टमेंट थी उसके पास, वो उसका रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया विद प्रॉफिट। ठीक है, और डेली बेसिस पे अपना प्रॉफिट भी ले रहा था और शॉपकीपर को कह रहा था कि मैं एज अ सेल्समैन फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी शॉप पे खड़ा हूँ, मैंने 5 जूते तुम्हारे बेचे हैं, 10 मेरे बिके हैं, ये मेरे पैसे मेरे पास आज के आज ही, और ये जो 5 तुम्हारे पेयर बेचे हैं ये तुम्हारे हैं। और रिसर्च भी होगी उसकी। और उसको पता चल गया कि मेरे कौन से आर्टिकल, कस्टमर फीडबैक। आप देखें ऑनलाइन से पहले भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने 20 लाख रुपए ऑनलाइन पे पहले लगाना है और फिर आपने कहना है। अगर आपकी प्रोडक्ट में जान है और आप समझते हैं कि मैंने क्रिएटिव थिंग्स बनाई हैं और मैं इसको बेच सकता हूँ, तो आप इस ऐसे भी बेच सकते हैं। फॉर्मेट बहुत सारे हैं चीज़ों के, ज़रूरी नहीं है कि आपने जनाब 20 लाख लगा के ही बिजनेस शुरू करना है। एक बंदे ने 5 लाख लगाया और उसने डेली बेसिस पे अपनी सेल्स जनरेट की और खुद एफर्ट की खड़े होके, और वो जो फीडबैक कस्टमर से उसने लिया वो ना तो ऑनलाइन उसको दे सकती थी, ना वो किसी कंपनी के थ्रू उसको मिल सकता था। प्रोडक्ट पे जान आ गई, लोगों ने पहनना शुरू कर अपना दिया, confidence भी आ गया अपना उसका। कॉन्फिडेंस भी आ गया। फिर वो ऑनलाइन पे भी आया, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन, फिर डिफरेंट स्टोर्स पे उसने प्रोडक्ट रखना शुरू कर दिया। देखो देखी लोग कहते हैं यार ये उसके पास इतना जूता बिक रहा है उसका। ठीक है, उसने कुछ मार्जिन शॉप वाले को भी दिया कि यार इतनी परसेंटेज मैं आपको दूंगा, अगर ऐड लगाऊंगा तो मैं आपको दूंगा। तो ये नेटवर्क भी लोग जनरेट कर सकते हैं अगर वो खुद मैन्युफैक्चरर हैं, अपनी प्रोडक्ट खुद बनाना जानते हैं, जिनकी सोर्सिंग बहुत अच्छी है, उन्हें लगता है कि हम मार्केट से हटके कोई चीज़ लॉन्च कर सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। मेरे ख्याल है क्वेश्चन आंसर का सेशन इधर भी स्टार्ट sorry, करते हैं एक- यार, भाई के पास बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। बस कसम से मैं एक जो मैंने टॉपिक सबसे जो टॉपिक मैंने पहले खोला था मेरा उसको मेरा मेरा क्वेश्चन परसेंटेज, स्पेंडिंग परसेंटेज, प्लीज आप दो अच्छा, मैं जवाब सर दे बताता दें। हूँ। मैं एक जो टॉपिक खोला था उसको मैं क्लोज करूँ फिर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, हम लोग हैदर भाई फॉर न्यू ऑडियंस जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास ये 3 सेगमेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, आप लोग हमें इस सेगमेंट वाइज अप्रोच करो। आप लोग बताओ आप किस सेगमेंट के ऊपर हो। आप अभी स्टार्टअप लॉन्च कर चुके हो, स्टार्टअप लॉन्च या कर दिया है, और या आप एक स्टैब्लिश ब्रांड हो, आपको मसले मसाइल क्या हैं, ताकि हम आपके उन मसलों को समझ सकें। हमारे पास एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकें। आपको डायरेक्ट किसी बंदे से मिलवाना है, बात करनी है, कोरियर का मसला है, वेब के मसले हैं, ताकि जो यमीन भाई बात करते हैं कि हम कहाँ पे आपको हेल्प कर सकते हैं, तो हमें वो इन्फॉर्मेशन आपसे जाननी है। आपको पता होना चाहिए आपने हमसे क्या पूछना है और हमें कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे। सेकेंडली साजिद भाई, साइड ब्रेक का जवाब। हाँ साजिद भाई, जो आप बेसिकली सवाल पूछ रहे थे रिटर्न परसेंटेज और नहीं नहीं नहीं, मैं अच्छा, मार्केटिंग मार्केटिंग देखें, मार्केटिंग आपकी जो हाई जाएगी ना, ठीक है, वो किस सूरत में हाई जा रही है, आपका नंबर 1 ऑडियंस बढ़ रही है।
ठीक है, सबसे दिन ब पहले दिन एवरेज बता दो ब्रांड की, स्टार्टअप की, पहले क्या 10% था, है एवरेज क्या इंडस्ट्री, अब वो ये जानना चाह रहे हैं। 20% है वो। और सॉरी, पहले मतलब 10% एक एवरेज बताया जाता था, जैसे रिटर्न का है, इसी तरीके से स्पेंडिंग परसेंटेज। और अब मार्केट का ट्रेंड क्या है और वो क्यों है? और भाई सिकंदर साहब का रूल बता दे, 1000 रुपए की प्रोडक्ट है, कितने की होनी चाहिए सीपीसी? अच्छा देखें, बात खत्म। आपके जो मार्केटिंग स्पेंड है वो इस टाइम 12 से 15% एक आइडियल है। ब्रांड का, YTD में ब्रांड का, ब्रांड के लिए अल्मास वगैरह, या चलो स्टाइलो को भी ऐड कर ही लो। आपका 12 से 15% एक आइडियल है, ये आपको इतना ही मिलेगा। जिस तरह कुरियर कहते हैं यार 20% तो फर्ज है, तो ये 12 से 15% तो फर्ज है। मेटा ने, गूगल ने इतना आपका Minimum। मार्केटिंग स्पेंड खाना, इतना ही मिनिमम आपको होना चाहिए। इससे नीचे आ रहा है, ठीक है, तो आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं, ठीक है। जिस तरह स्टाइलो में ऑब्वियसली इससे नीचे आ रहा है, वो हम जानते हैं वो क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट्स की उसमें बात भाई होगी। ना बोल, बस यही खत्म। 15%, ठीक है सर। मुझे ब्रांड बताएं 15%, कि ये 15% किसके अगेंस्ट में चार्ज वो कह रहे हैं, ये भी जरा ऑडियंस को क्लियर करें। 15% एवरेज है इंडस्ट्री का, आप अपने ध्यान में रख लो। ये है ब्रांड का। 1000 रुपए की प्रोडक्ट है ना अगर, हाँ। तो 200 रुपए से 250 रुपए आपने रखना है मार्केटिंग मतलब स्पेंड। 20 से देखो 25%। मार्केटिंग स्पेंड ना, एक जो गलती करते हैं ना हम डिजिटल में, वो ये करते हैं कि मार्केटिंग सिर्फ ये देखते हैं कि ये कन्वर्जन है। अरे भाई, उससे आपकी फेसबुक की लाइक आ रही है, ऑडियंस आ रही है, ब्रांड बिल्डिंग हो रही है, इक्विटी बिल्डिंग हो रही है, हजार और चीजें हो रही हैं। जब आप उसमें डिवाइड करोगे ना, तो आपका बजट बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज जो रखें वो 20% रखें, मिनिमम 20% आप रखें। 1000 रुपए की प्रोडक्ट है, 200 से 250 रुपए के अंदर आपका उसका अच्छा, सीपीसी आ अनिल भाई, जाएगा। इसके ऊपर ना वर्ल्ड इकोनॉमिक्स भी आपको ये कहती है, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट बेचनी है तो 20% उसका मार्केटिंग स्पेंड होना चाहिए, ठीक है। तो आप 20% को बेंचमार्क बना के चलें। कराची का सेट कहते हैं उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। अच्छा नहीं, एक मैं और बाद में बता दूं, स्टार्टअप्स का तो 30 से 35% है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये ना हो आप गरीब सोच के बैठे थे, कल को अपना सर पकड़ के बैठे हो नहीं हो। स्टार्टअप 30 से 35%। इवन सुकून वेलनेस की हम एग्जांपल लें, एक बैठक में आके वो बता के गए कि 35 से 38% उसका मार्केटिंग स्पेंड है। सर वो यहाँ प्रॉपर पे, प्लान स्टार्टअप है। हाँ? जो रिटेल अनप्लान्ड, सॉरी जमील भाई, Sorry। जो अनप्लान्ड स्टार्टअप है ना, उनकी तो परसेंटेज है ही नहीं। है ही नहीं। उनको अच्छा, तो पता ही नहीं है कि एक हमें और स्पेंड करना क्या एक है। और चीज, अगर आप यही एग्जांपल ले लेंगे ना कुछ प्रोडक्ट्स की जो कि बहुत अच्छी हाई डिमांडिंग है, प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, या मार्केट में है नहीं, एस सीन ऑन टीवी की प्रोडक्ट्स हैं, वो सर और भी नीचे है, वो आपको 100 रुपए 40 रुपए पे भी आ जाएगी, यानी कि 4% पे भी आ जाएगी। अच्छा, ठीक मैं है? रिटेल नेटवर्क की बात अगर करूं तो जब हमने कैरियर स्टार्ट किया था तो लोग कहते थे कि यार 40% मार्केटिंग बजट रखना है आपने, चाहे वो बिल बोर्ड, साइन बोर्ड्स। अब तो डिजिटल का दौर आ गया, उस वक्त लोग 40% टोटल इन्वेस्टमेंट का, इन्वेंट्री का 40% मार्केटिंग बजट ऐड करते थे प्राइस के अंदर कि यार ये हमने एक्सपेंड करना ही करना है। अच्छा, यहाँ पे अब क्या प्रॉब्लम है, अगर आप सिर्फ ऑनलाइन बेच रहे हैं और आप जैसे अभी आपने कहा कि ये आपका कस्टमर बिल्ड कर रहा है, ठीक है, जो कस्टमर बिल्ड कर रहा है वो रिटेल के लिए भी है, ठीक है, और आपके ई कॉमर्स के लिए भी है। ई कॉमर्स तो अगर आप रिटेलर हैं बहुत बड़े ब्रांड, तो उसकी जो ई कॉमर्स सेल है वो कुछ 4-5% होगी ओवरऑल इन्वेंट्री की। अच्छा, जो बाकी सेल है, जो बाकी कस्टमर आपके पास आ रहा है, आपकी वेब से देख के आ रहा है, उससे कंफ्यूजन है साइज की, तो वो कहता है मैं जाके फिजिकली देख लूंगा। सर दुकान पे जाके आप ऐड दिखा Insta रहे पे- होते हैं। जी 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 जी, Insta ऐड पे दिखा रहे देख होते हैं, ये वाली प्रोडक्ट दिखाओ। एग्जैक्टली। मैं ये कह रहा हूँ कि वो अगर इसको आप कन्वर्जन रेट पे भी अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये बहुत कम परसेंटेज है। Exactly, ठीक है, exactly. बहुत कम परसेंटेज। Exactly, I think, अच्छा, लेकिन वही sometime आपकी एक बात के गलती budget करते हैं पे हो। इधर लोग क्या करते हैं कि मेरी एक प्रोडक्ट बिक रही है, अब लोग क्या करते हैं कि यार ऐड लगाना बंद कर देते हैं कि यार ऑर्डर आ रहे हैं अब इसके, अब नहीं ऐड लगानी। भाई आपने एक प्रोडक्ट के ऊपर 250 रुपया अगर रखा है, तो भाई अगर 10 पीस बिक गए हैं तो आप लगाओ 5000 की उसके ऊपर मजीद ऐड। लोग लगाते ही नहीं है, बस भी 10 पीस का ऑर्डर आ गया, इसका मतलब ये अब मेरी ऐड पता नहीं पूरे पाकिस्तान में चल पड़ी है, ठीक है। रिकॉल भी हाँ, रिकॉल भी होता है। पेप्सी को क्यों जी जी जी, आप देखें कोक को ऐड लगाने की जरूरत है, किसको नहीं पता कोक एक ब्रांड है। सर्फ एक्सेल को ऐड लगाने की जरूरत है, सर लोग क्यों लगा रहे हैं एड्स? मेरे ना एक सेठ थे कंपनी के, वो कहते थे कि जितने का प्रोडक्ट ऐड बना रहे हो ना, एटलीस्ट ये फर्ज है कि उतना तो मार्केटिंग डिजिटल पे उसका स्पेंड Exactly, करो। बिल्कुल। अगर आपने 10 लाख रुपए का एक ऐड बनाया तो कम से कम 10 लाख लगा के उसको लोगों को दिखाओ तो सही, वरना फायदा क्या हुआ। ठीक है, तो ये खैर एक चीज है। अब हम चलते हैं जरा क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। बैटरी थोड़ी रह गई है। स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िशान है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर प्रोवाइडिंग मी द अपॉर्चुनिटी। मेरे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्टअप के हवाले से, और स्टार्टअप में भी अगर मैं मज़ीद कैटेगराइज करूँ तो उसमें प्राइवेट लेबल और वाइट लेबल है। बिल्कुल ठीक है। दोनों का आई थिंक कि दोनों का रिटर्न और दोनों का वो जो आप ROAS कैलकुलेट करते हैं वो डिफरेंट होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप कैटेगरीली आप अगर ब्रीफ कर दें तो वो हमारे लिए आसानी होगी, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है लोग क्या करते हैं कि चाइना से कोई प्रोडक्ट लेते हैं, वाइट लेबल लेते हैं फॉर एग्जांपल, उसको सेल करते हैं, बाद में उससे रिलेटेड फॉर एग्जांपल कोई ब्यूटी या फैशन की प्रोडक्ट है, उन्होंने उधर से आउटसोर्स वो सोर्सिंग कर ली, फिर पाकिस्तान में उससे रिलेटेड दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं जो उन कम पैसों में बन सकती हैं यहाँ पे, वो बना के तो इधर बेचते हैं, तो वो वाइट लेबल फिर कम्स टू प्राइवेट लेबल आ जाता है।
तो उनकी दोनों की वो कैसे, उनको क्या स्ट्रेटजी वो लेनी चाहिए कि वो कैसे अपनी रिटर्न्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। फिर लेटर ऑन जो उनकी अगली स्ट्रेटजी होती है वो कोशिश करते हैं कि हम ई कॉमर्स से हट के हम फिजिकल एक सेल चैनल सेट करेंगे। मतलब एक ऑनलाइन जो ई कॉमर्स का सेल चैनल है वो ऑनलाइन सेल चैनल, मैं उसको अपनी ज़ुबान में कहता हूँ, पता नहीं इसकी अब आपकी टर्मिनोलॉजी में क्या होगी, लेकिन उसका एक फिजिकल चैनल भी सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा डिज़ास्टर आता है पाकिस्तान में, जैसे कोविड आ गया या कोई आपको टेररिस्ट कोई एक्टिविटीज़ होती हैं तो इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाता है, तो आपका एक सेल चैनल, आपकी एक प्रोडक्शन, एक कॉस्ट, आपकी सारी चीज़ें वो मैनेज हो रही होती हैं। तो उसके लिए कोई क्या चेकलिस्ट है कि किस तरह वो हम लोग स्केल करें, या किस तरह हम उसके रिटर्न्स कैलकुलेट करें, या किस तरह हम अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करें, अगर वो आप हमें थोड़ा सा गाइड कर दें तो हमारे लिए ईजी हो जाएगी। तो आपके ना दो सवाल हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि वाइट लेबल या प्राइवेट लेबल, इनका क्या डिफरेंस है और इसमें किस तरफ जाना चाहिए और इन पे क्या कंट्रोल्स होते हैं। जी। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, वाइट लेबल ना एक स्टीरॉइड्स की तरह है। अगर आपको अपने मसल्स फौरी तौर पे ऐसे बनाने हैं कि वो नज़र आए यार लोग के, यार वाह क्या बॉडी बिल्डर है ज़बरदस्त किस्म का, तो आप वाइट लेबल की तरफ जाएं। इंस्टेंट बूस्ट मिलेगा, फ़ौरन जो है आपको रिजल्ट आएंगे, एक दिन में हज़ार ऑर्डर्स भी आना स्टार्ट होगा, बट जितनी तेज़ी के साथ वो ऊपर जाएगा उतनी तेज़ी के साथ वो ख़त्म हो जाएगा, या वो प्रोडक्ट आउट ऑफ वो शेल्फ हो जाएगी। ठीक है, एक शेल्फ लाइफ है उसकी, क्योंकि अब पता है क्या होता है, पहले ही होता था आपका आया ऐड परचेज किया ख़त्म। अब आपने जब एक वाइट लेबल किसी भी वेबसाइट से ख़रीदा ना, खरीदने के बाद उसके बाद 10 आपको एड्स और उसी प्रोडक्ट के वाइट लेबल के अदर ब्रांड्स के आएंगे जो उससे सस्ता होगा, और आप कहेंगे यार वो कैंसिल करूँ ये ले लूँ। तो वाइट लेबल अब आप एक एग्जाम्पल इस टाइम नहीं देखेंगे कि वाइट लेबल की सर्वाइव करिए। बहुत सारे लोग आए, oshi.pk, 24hours.pk, लूट लो, गो लूट लो से पहले वो लूट लो था, इन्होंने 1-1 करोड़ की सेलें की हैं और 10-10 हज़ार ऑर्डर एक महीने के। था यूएई का ब्रांड, फारिग हो गया। कितने ऐसे थे। अच्छा, ये मैं उनकी एग्जांपल ले रहा हूँ कि जिन्होंने अपना नाम नहीं लोहा मनवाया था इंडस्ट्री के अंदर। 1000 रुपए की बास्केट साइज होती थी, पागलों की तरह लोग ले रहे होते थे और आज वो सर्वाइव नहीं कर सके। अच्छा, सेकंडली मार्केट प्लेस लाइक दराज, जब उसने डायरेक्ट उस वेंडर को ही ऑनबोर्ड कर दिया ना जिससे लेके आप वाइट लेबल कर रहे थे, तो आपके मार्जिन खत्म हो गए। वही प्रोडक्ट जब आप 1000 रुपए की बेचने जा रहे हो, पता चलता है वो तो दराज पे 200 रुपए की लगी हुई है। तो इस वजह से भी आपका जो है ना काफ़ी खराब हो गया। तो वाइट लेबल अगर आप ये सोच रहे हो ना फॉर द लॉन्गर टर्म या किसी एक सस्टेनेबल मॉडल, कभी भी नहीं चलेगा। हाँ, प्राइवेट लेबल में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, जान लगानी पड़ती है, उसके बाद उसको जो है ना एस्टेब्लिश करना, लेकिन एक दफ़ा एस्टेब्लिश हो गया, इतनी एग्जांपल है, प्यारी वॉल, चंपी ऑयल, मतलब इस किस्म के नाम भी अगर आप रखोगे ना तो एंड तक चलेंगे। इवन एक वो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है वो मॉम समथिंग उसके नाम से, शॉर्ट्स, हाँ, उस पे वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा जो है ना काम करें, घर से वैसे कॉटेज इंडस्ट्री जो है ना चला रहे हैं। तो वो प्राइवेट लेबल अगर आप करते हो ना तो वो सस्टेनेबल भी है, उसके साथ कस्टमर इंगेज भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है और उसके बेनिफिट भी होते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल आपका था चेकलिस्ट। क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए हमारे पास? हाँ जी। अच्छा, इसमें चैलेंज ये आता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट चल भी जाती है तो उसकी रिटर्न्स आती हैं, मतलब आपकी कैंपेन बहुत अच्छी ऑप्टिमाइज हुई है। मुझे अब मेरे साथ क्या चैलेंज हुआ था कि मेरी कैंपेन पे बहुत अच्छी ऑप्टिमाइज हुई, मैं ब्रेक इवन क्रॉस करने लगा था तो एकदम से सेल डाउन हुई, फिर वो मेरा मतलब एक किस्म वाइट लेबल था, वाइट लेबल का। हाँ, बस वही ना, मैंने आपको बताया ना, एक लाइफ है उसकी, ऑफ शेल्फ हो जाए। आपने आज वो ब्लैक रंग की डायल वाली अरेबिक घड़ी कहते हैं जिसको, वो आपने स्टार्ट की, 10 और ने भी स्टार्ट कर दिए, वो भी उसी वेंडर से ले रहा है। फिर वो वेंडर को भी नजर आया यार इसकी इतनी डिमांड है, चलो इसको मैं भी ऐड वेंडर खुद भी दराज पे फिर सेल फिर दराज पे भी सेल कर रहा है। तो वो अब जितने टाइम में वो आई ना, हम उस दौर में बेचते थे, याद है हमें ना एक घड़ी मिलती थी। अच्छा, हमारा सेटअप क्या होता था कि एक प्रोडक्ट है उसमें हमने 50% मार्जिन जो है ना एटलीस्ट रखना ही रखना है। वो होता क्या था, एक डेनिम स्ट्रैप्स वाली घड़ी आई थी, पैक ऑफ 2 बनाए 1000 रुपए के, भाई धड़ाधड़। इवन जो नौकरी कर रहे थे ना उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर करके माल उठाया था। लेकिन वो टाइम था कि जब इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब हर बंदे को अवेयरनेस है, इसलिए टाइम ही नहीं लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा कब ऑफ शेल्फ हो गया है। इस पे आपको या तो प्रोडक्ट पे इतनी ज़्यादा रिसर्च हो, आते जा रहा चाइना में आपका एक भाई बैठा हुआ है, वो बता ही जा रहा है, माल भेजी जा रहा है, वो करते जा रहे हैं और निकालते हैं। हमने नाइसर डाइसर यार इतना बेचा है ना, नाइसर डाइसर आज भी बिकता है, नाइसर डाइसर, लेकिन अब वो फिर बहुत सारे लोग बेचना स्टार्ट हो गए, खत्म हो गया। तो आपको शेल्फ लाइफ एक्सपायर होने से पहले नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर सकोगे। तो इसकी प्राइवेट लेवल की चेकलिस्ट कोई है, कोई कि आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कैसे करनी है? देखिए इसकी चेकलिस्ट, क्योंकि मैंने अभी यूट्यूब वगैरह पे सारा ऑनलाइन चेक किया है, आपको कुछ चीज़ प्रोडक्ट लॉन्च करनी है ना, अमेजोन पे, वॉलमार्ट पे, इन चीज़ों पे लॉन्च करनी है, आपको चेकलिस्ट मिल जाती है। लेकिन आपने लोकल ई कॉमर्स चलाना है, शॉपिफाई पे या किधर यूएई में, पाकिस्तान में लॉन्च करनी है आपने कोई प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट, तो आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, हमें कोई इस पे मिलता नहीं है जिसपे हमें चैलेंज आता है। प्राइवेट लेबल का ना सिर्फ एक रूल है, जो मुझे पसंद आ रहा है ना कि बिकेगा ही बिकेगा। जहाँ पे जाके आप एक अपॉर्चुनिटी देखो कि यार हाँ यार इसमें, तो जिस तरह मैं जिसकी एग्जांपल ले रहा था, अपॉर्चुनिटी के न्यूली बॉर्न बेबीज जो होती हैं, उनकी जो मदर्स होती हैं, उनको बड़ा मसला होता है, इवन नाक बच्चे का निकालते में मसला होता है। तो उसने एक डिवाइस लेके आया जो
हल्का सा वैक्यूम है वो सक कर लेता था, वो है ही नहीं पाकिस्तान में और किसी के पास, तो आप क्या कर लोगे, वहीं से लोगे। तो वहाँ पे जब आपने देखना है कि मार्केट में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है ना कि हाँ यार ये कोई नहीं दे रहा, ठीक है। अभी वो एग्जांपल है ग्रैनीज किचन, उन्होंने क्या स्टार्ट किया, वो ओट्स एंड वो दलिया मिक्स करके ना अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों की सेल कर रही है। इस तरह की प्रोडक्ट तो कोई ब्रांड भी नहीं बना रहा। आज अब इम्तियाज में चले जाओ, वहाँ नहीं जो है ना मिल रहा हमें। और ये हमारे पास नए बच्चे तो कहने का मकसद ये कि आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट है, ये मार्केट में है ही नहीं और लोग इस ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहे हैं, लोग उसको ढूंढ रहे हैं, तो आपका पक्का बिके। और दूसरा ये होता है इंस्टिंक्ट। मुझे पता है कि अगर लेट सपोज ये प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट का ब्रांड ज़रूर चलेगा और इसकी सोर्सिंग मेरे हाथ में कंट्रोल में बड़ी अच्छे से, तो आपका वो चलेगा ही चलेगा। सबसे पहले आप कस्टमर है, याद रखना। अगर आपको कहते हैं ना कि हाँ यार ये निकलेगी, तो वो निकलेगी। मेरा तो रूल ही है, मैंने अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो है ना की हैं कि जिसपे ऑलमोस्ट पूरी कंपनी एक तरफ होगी थी, मैं एक तरफ हो गया था। उन्होंने कहा यार ये नहीं बिकेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारा सबसे हाईएस्ट सेलर 25,000 पीस हमने 1.5 महीने में एक जूते के बेचे हैं। वो जूता था जो सबने रिजेक्ट कर दिया था, ऑलिव ग्रीन कलर का स्नीकर। मैंने कहा सर ये चलेगा आगे, मेहंदी सीजन में चल जाएगा। वो क्या हुआ वल्लाह आलम मुझे नहीं पता, लेकिन अवाम उसको छोड़ ही नहीं रही। एक पीस के रिपीटेड ऑर्डर मैंने 25,000 बनवाया, आज तक बेच रहा हूँ। गर्मी का सीजन आ गया सर, स्नीकर बिक रहा है। अगर ये जैसे कह रहे हैं ना कि चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, एक स्टार्टअप कैसे सर्च करे, ये तो नॉलेज की बातें हैं कि यार नॉलेज कहाँ से लेगा वो, कौन सी प्रोडक्ट बिक्री। लास्ट भी मैंने डिस्कस किया था कि आप, मैं इसमें कहूँगा प्राइवेट लेबल में ना आपको पता है कि प्रोडक्ट क्या है। अगर आप सर्च कर रहे हैं ना, फिर प्राइवेट लेवल नहीं है। मैं ये अच्छा एक कैटेगरी है, सपोज मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं पोलो शर्ट बेचूं, मेरी इस पे ग्रिप है, पीछे मेरे पास वेंडर है। अच्छा पोलो कौन सी मैंने बेचनी है, कॉलर साइज़ क्या होगा उसका, कॉलर की शेप क्या होगी, तो फिर मेरे पास एक वेबसाइट है अमेज़ॉन, मैं वहाँ पे जाऊँगा, पोलो का बेस्ट सेलिंग आर्टिकल देखूंगा कि यार फैशन ट्रेंड में क्या है, बेसिकली मैं उसको फॉलो करूँगा। मैंने अगर मेरे पास प्रोडक्शन ग्रिप है, मैं उसको बताऊंगा यार ये प्रोडक्ट बिक रही है सबसे ज्यादा, मैंने ये बनाया। तो आप चेकलिस्ट की बात करें, ठीक है, चेकलिस्ट आप किसी को तो एग्जांपल लेंगे ना कि यार बिक क्या रहा है बेसिकली, बिल्कुल, और ट्रेंड में क्या बिक रहा है। देखिए अभी बैगी पैंट्स भी चल रही हैं, पहले चीनोज चल रही थी, तो ये ट्रेंड आपको कौन बताएगा, अमेज़ॉन बता देगा आपको। आप इजीली कोई भी प्रोडक्ट उसकी कैटेगरी पकड़े। जरूरी है कि आपके नंबर ऑफ कंपटीटर्स कितने होने चाहिए। सर बिल्कुल, आप अमेज़ॉन पे देखेंगे कि यार कितने लोग ये बेच रहे हैं और किस स्टाइल पे कितनी ऑडियंस आ रही है, वहाँ पे आपको सारा डाटा मिल जाता है, ठीक है, और कितने नंबर्स बिक रहे हैं उसके, ये भी पता चल जाता है। मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट, आपकी अप्रोच बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि पाकिस्तान जैसी इन्वायरमेंट में ना आपको गट फीलिंग करनी पड़ेगी 70%, 30% रिसर्च। यकीन जाने वो चीज़ जो कि आपकी गट फीलिंग से बिक जाएगी, वो आती है ना, इंट्रोड्यूस होती है, वो थोड़ी यूनिक भी होती है और उसने देर पा रहना है। इसमें एक पॉइंट, तो मेरी रिक्वेस्ट, इसमें एक पॉइंट मैं ये ऐड कर दूं कि जैसे भाई ने अभी बात की ना प्राइवेट लेवल, उसमें बिजनेस का जो थंब रूल है ना, वो सबसे पहले देखना पड़ेगा। थंब रूल ये है कि आपकी कॉस्ट जो है ना, कौन सी प्रोडक्ट है ऐसी जिसकी कॉस्ट आपसे कम किसी को नहीं मिल रही। ये मैंने पहले बात की कि आपके पीछे ग्रिप कहाँ पे है। हाँ ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ग्रिप ये होगा, जी जी पॉइंट ये होगा। उसके बाद फिर आपकी जो डिस्कशन हो रही है ना, वो पॉइंट साहिल भाई मैं कह रहा हूँ कि आप प्रोडक्ट सिलेक्शन जब करते हैं ना, आपकी विनिंग वहीं पे है कि आपने जो प्रोडक्ट सिलेक्शन की ना, अच्छा आपने इनोवेशन करनी है, मैंने कॉलर को शॉर्ट करना है और मैंने यहाँ पे उसके बटन भी देना है, ये मेरी अपनी रिसर्च है, ठीक है, कि मैंने शर्ट को कैसे ट्रेंडी बना दिया। मैं सर इस अप्रोच पे आता हूँ, जी, जी। और मैं रिक्वेस्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर भाई ये तब आएगी जब आपको एटलीस्ट 70% ये उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि यार ये पोलो है और कॉलर है, हाँ ये बिक रहा था, 100% एग्री, मैं उसके ऊपर अपना 20% इनोवेशन 100% एग्री, कलर्स डालूंगा, इनोवेशन के पीछे कॉस्ट बढ़ेगी। नहीं कॉस्ट बढ़ेगी। देखें अगर आप क्रिएटिव चीज बना रहे हैं तो जरूरी थोड़ी है कि आपने वही रेट पे बेचनी है, नहीं वो महंगी भी बिकेगी, आपके पास एडिशन है। नहीं लेकिन ये पॉइंट क्लियर करना जरूरी है। बिल्कुल आप अच्छा क्वेश्चन क्योंकि एक धागा अगर आपको पता है, जी सर, मैं अगर देखिए मैं अगर कॉलर के अंदर रेड दे रहा हूँ, लाइन एक दे रहा हूँ, ऐसा ही है, और बटन एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, तो मैं एक फैशन ट्रेंडी प्रोडक्ट दे रहा हूँ जो कि पोलो के अंदर इनोवेशन नहीं है, ठीक है, तो मैं उसको हाईलाइट भी करूंगा कल को अपनी मार्केटिंग में कि यार मैंने पोलो को एक नया क्रिएटिव टच दिया है और मेरी ये प्राइस है, तो लोग उसको लेंगे। तो इन शॉर्ट ये कि आपने इसके कम्बो के साथ चलना है, रिसर्च प्लस आपकी अपनी क्रिएटिविटी उसके अंदर क्या है, तभी आप अपने ब्रांड को प्राइवेट लेवल के मकाम तक पहुंचा सकते हैं। मेरे पास एक ई कॉमर्स का सर ब्रांड आया, उसने मुझे कहा कि साजिद भाई मैं परफ्यूम का ब्रांड था, तो उसकी मैंने ओवरऑल सेल्स देखी, सेल्स वो कर रहा है 2 लाख 3 लाख महीने की, ठीक है। अब ये केस स्टडी है पूरी, मैंने सर पकड़ लिया, मैं कहा ये मुझे कहाँ से पे करेगा, मेरी टीम को क्या पे करेगा, और ये तो कह रहा है कि मेरे इतने ज़्यादा ऑर्डर्स हैं। अच्छा ऑर्डर्स बैक एंड पे देख रहे हैं तो दिन के 400 600 1000 ऑर्डर है। अब ये कैलकुलेशन समझ आती है, नहीं आती। ये एक केस स्टडी है, मैंने इसलिए मेरे माइंड में आ गया क्योंकि आपने प्रोडक्ट की बात की ना, तो प्रोडक्ट से पहले आपको ना कंज्यूमर की एक साइकी समझनी चाहिए। उसने साइकी समझी हुई है और वो इस टाइम परफ्यूम का ब्रांड है, ठीक है, मैं नाम नहीं लेता,
लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसकी जो है ना एक सेल भी है और वो प्रॉफिट भी कमा रहा है। बताता हूँ कैसे। वो हो सकता है जो परफ्यूम फॉलो करते हैं ना उनको पता है कि एक ही ब्रांड है जो कि फ्री जो है ना आपके टेस्टर देता है, ठीक है। वो करता क्या है, उसके पास 4 से 5 परफ्यूम्स हैं जो कि वो 1500-2000 के बेच रहे हैं। वो पूरे महीने में उसके ऑर्डर्स आते हैं तकरीबन 200-300 ऑर्डर आता है उसका। और टेस्टर जो है ना वो 10 से 12 का पैक ऑफ आप वाली हैदर भाई बा के पैक ऑफ 10 पैक ऑफ 5 वो बेचो, वो बंडल्स बना के बेच रहा है। पैक ऑफ 10 का फ्री ऑफ कॉस्ट 0 है और डिलीवरी चार्जेस है 500। देखें तो उसके 70 लाख 80 लाख के डिलीवरी चार्जेस बन रहे हैं और वो वहां से कमा रहा है और मुझे कह रहा है कि भाई मैं देखिए, आपको मैं, इतना स्पेंडिंग परसेंटेज जबरदस्त दूंगा। बात है। आप ये एक केस category स्टडी ये है भी मॉडल है। ये मैं सारे मैं इस पूरी- प्रोडक्ट से ना कमाओ, उसके डिलीवरी चार्जेस डिलीवरी से से कमाओ। कमा रहा है। और उसका देखिए- जब डेटा सॉरी उसका जब डेटा मेरे सामने आया ना तो वो लड़का सर पकड़ के बैठा, उसने कहा साजिद भाई हम आज तक प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में लगे रहे और ये देखो ये क्या कर रहा है। उसने मुझे पूरी गेम समझाई। वो कहता है यहाँ से पैसा भी आपको देगा और वो कह रहा है कि मेरी जो 5 परफ्यूम्स है ना इनको बेच दो, बाकी मैं लॉजिस्टिक वाली साइड से और आपको जो पे करना है या उससे वो पूरा एक ब्रांड बना चुका है। वाह। जैसे उसने ये पूरा किया, उससे करके उसने एक प्राइवेट लेबल अच्छा, मैं खोला और एक अब वो और चीज़ रिटेल ऐड भी करना बना रहा है। चाहूंगा। Ready है। परफ्यूम है, देखें थोड़े प्राइवेट की लेवल awareness- वाइट लेवल इस पे वलीद भाई आप परफ्यूम की अवेयरनेस देना कस्टमर को कि यार ये नाइट परफ्यूम है, ये मॉर्निंग का परफ्यूम है, ये समर का परफ्यूम है। परफ्यूम एक प्रोडक्ट है। अच्छा, अगर आप उसको अवेयरनेस के साथ बेच रहे हैं और लोगों को कंटेंट दे रहे हैं कि यार ये परफ्यूम जो है ना आपने इस टाइप की जो फ्रेगनेंस है, हार्ड फ्रेगनेंस वो मेल्स के लिए होती हैं, सॉफ्ट फ्रेगनेंस जो है वो फीमेल्स के लिए होती हैं। ये भी पाकिस्तान में आज तक कोई ब्रांड आज तक साबित ही नहीं कर सका कि यार आप जे डॉट की बात कर लें, परफ्यूम बेच रहा है, उसके सेल्समैन को नहीं पता कि ये फीमेल का प्रोडक्ट है या ये मेल का प्रोडक्ट है। अच्छा, वो ऊपर लिख दिया है, हाँ। उसकी बेसिकली जो उसके अंदर बेसिक्स चीजें हैं, Notes क्या हैं नोट्स उसके क्या है उसकी, exactly। ये प्रोडक्ट नॉलेज देना बहुत जरूरी है। बहुत अगर जरूरी। स्पेशली ऑनलाइन में बहुत सारे लोग आ रहे हैं परफ्यूम्स के ऐसे ही अंदर, है। अपने कंटेंट में ये ऐड करें कि ये परफ्यूम बेसिकली है क्या, इसकी फीलिंग्स क्या है, इसको जब आप फ्रेगनेंस करते हैं तो आपका माइंड कितना रिलैक्स होता है इसके लिए। ये बैक एंड पे थ्योरीज हैं परफ्यूम की, अगर आप इसको रिसर्च करें हर परफ्यूम की कोई ना कोई थ्योरी है। नेक्स्ट तो क्वेश्चन इसलिए की बना- तरफ चलते हैं। आखिरी 10 मिनट रह गए शायद। परफ्यूम में अगर ब्रांड वाइज किसी ने सही लॉन्च किया है तो वो जे डॉट है। और अगर प्राइवेट लेवल वाली साइड पे देखते हैं तो सेंटेंस स्टोरी जिसने अपना स्टार्ट और से level। मतलब उनका एक लेवल है और उसके बाद उन्होंने विद इन 1 से 1.5 साल में मेरे ख्याल में 45 प्लस जो है ना अपनी शॉप्स भी ओपन की हैं। वाह। तो वो एक बहुत अच्छी ज्यादा केस हो गई स्टडी है। साथ साहब के लिए तो नो डाउट साथ साहब। उनकी एक बकायदा अपने बैठक बैठक कह रहा हूँ पॉडकास्ट की हुई है, वो भी आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। यार एक आखिरी चीज़ बड़ी ज़ोर से आई सर, हुई थी। सर। आज से ना 5-7 साल पहले एक साहिवाल से एक साहब आए मेरे पास कि मैंने फैशन ब्रांड बनाना है किड्स का। मैंने उनके सारे फाइनेंशियल उनकी बिल पार और ये सारी चीज़ें देखी, बहुत ही इंथुजियास्टिक थे फैशन में। उनका अपना बिजनेस क्या था, वो साहिवाल की जो टॉप ऑफ द लाइन स्वीट शॉप और बेकर शॉप थी उनकी थी। और मैं क्या खुदा के वास्ते जेड़ा घर बैठे उन्हें पढ़िया नहीं, मैं क्या जो तुम जिसमें तुम्हारी कमांड है, जिसमें तुम्हारी सप्लाई चेन ठीक है, उसी को कर लो यार। आप डिक्शन पैकेट की बात करें। अच्छा, मेरा शहर है साहिवाल, इसलिए मुझे पता चल गया कि आपने किस कंपनी की बात है। Question। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हामिद है। हामिद। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी अपडेट आई थी एंड्रोमेडा की, उसकी वजह से हमारी कंपेन्स काफ़ी डिस्टर्ब हुई। एंड्रोमेडा की वजह से कुछ जो ब्रांड्स हैं वो टिकटॉक पे भी शिफ्ट हुए, लेकिन टिकटॉक के एड्स चलाते हैं तो उसके हमें रिजल्ट्स 1-2 दिन अच्छे आते हैं, लेकिन उसके बाद रिजल्ट्स आना बंद हो जाते हैं, CPP इंक्रीज हो जाता है। तो हमें क्या गूगल एड्स की तरह शिफ्ट होना चाहिए, या फिर एंड्रोमेडा के बाद एक मसला और भी आ रहा है कि आपकी एक कंपेन चल रही होती है, वो आपको अच्छे रिजल्ट दे रही होती है, आप उसको स्केल भी कर रहे होते हो, उसके साथ आप जब किसी और प्रोडक्ट की, उसी ब्रांड की दूसरी कंपेन स्टार्ट करते हो, वो 2 दिन सही रिजल्ट देती है, 2 दिन के बाद वो जो पहले वाली कंपेन होती है उसके रिजल्ट्स भी डिस्टर्ब कर देती है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? अच्छा सर, इसमें ऐसा है कि अगर तो आपका प्रोडक्ट ऐसा है ना जिसकी रिसर्च हो रही है, सर्च लोग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बॉम्बे बेकर्स का केक है तो वो लिखना ही लिखना है, उस कीवर्ड्स पे आप जो है ना अपना ऐड चलाएं। 3 मिल केक कोई सर्च कर रहा है तो आप उस पे चलाएं ऐड। तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो उस पे आपको गूगल पे ही जाना है और किसी पे नहीं जाना, सर्च एड्स पे जाना है। दूसरा ये है कि एंड्रोमेडा की जो तबाही है वो अब पता नहीं कब जाके किसी दिन सेटल हो जाती है, किसी नहीं। होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, असल में अब जो एल्गोरिदम चल रहा है ना वो है आपके बजट को वो डेली बेसिस पे डिवाइड नहीं करता, आपके बजट को वो करता है 7 डेज़ पे डिवाइड। उस 7 डेज़ में ना लेट सपोज पहले वो करता क्या है, 10,000 अपने बजट लगाया तो हफ्ते का हो गया 70,000। अब वो करता क्या है, हो सकता है पहले दिन वो 40,000 बजट कंज्यूम कर दे, वो अपनी रिसर्च के चक्कर में ना उन्होंने ज़्यादा जो है ना उसको लगा दिया। तो आपके अच्छा दूसरा क्या हो रहा है कि पहले होता था आप ऑडियंस सेलेक्ट करते थे ना तो उसमें वो जो भी चीज़ें दिखेगी, अब आपका जो कंटेंट है ना वो कैसा है, वो किस ऑडियंस पे ज़्यादा इंटरेक्ट हो रहा है, अब वो खुद ऑटोमेटिकली उसको दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो वो एल्गोरिदम उसका पूरा सर्च करता है ना उसमें वो फूकता है बजट।
और बजट आपने ऑलरेडी बेशक सेट किया हुआ है एक दिन का 10,000, लेकिन वो एक दिन में 40,000 में भी जाएगा। अब वो 70,000 को मैच करने में ना एंड्रोमेडा ने किसी 1-2 दिन बेगैरती तो करनी है ना, कि एक दिन वो 5,000 करेगा, किसी दिन 3,000 करेगा, ताकि हफ्ते का 70,000 मैच हो। ये मेन रीज़न है कि एक दिन आपकी सेलें शूट हुई हुई है, एक दिन आपकी सेल बिल्कुल बेड़ा गर्क हुई हुई है। स्केल इसको चेक करने के लिए फिर हमें वो क्या कहते हैं MTD और वो उसकी रिपोर्ट्स देखनी चाहिए या क्वार्टरली बेसिस पे जाना चाहिए। इसमें मसला ये है साजिद भाई कि हम ब्रांड्स तो चलो कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल कर लेते हैं, स्टार्टअप मर जाता है, वो रोज़ाना की तैयारी कर रहा होता है। इवन जिस तरह अभी ईद का सीज़न चल रहा है ना, लोगों ने क्यों सही तरीके से प्लानिंग नहीं की होगी, क्योंकि पहले अशरे में सेल ही नहीं आई। उन्होंने कहा भाई गया रमज़ान और अब एकदम से सेल उन पर पड़ रही है, पीछे इन्वेंट्री नहीं होनी है। तो हमारा मुसीबत ये है कि हम 7 दिन पे नहीं जा रहे होते। इवन कभी कभी तो मसला ये होता है सेल ही 3 दिन की है, हमें पहले 3 दिन स्पेंड ज़्यादा चाहिए था, एंड्रोमेडा ने आखिरी 3 दिन सोच के बैठा हुआ है, इस वजह से रिजल्ट बेड़ा गर्क हो रहे हैं। तो ये एल्गोरिदम जो है ना चेंज हुआ है। तो ये अच्छा, दूसरा कंटेंट पे काम करें। अगर आपका जेन जी का प्रोडक्ट है, जेन जी टाइप कंटेंट बनाएं। अगर आपका मेच्योर ऑडियंस है, कंटेंट है, मेच्योर ऑडियंस है, कंटेंट बनाएं। वो कंटेंट ऑटोमेटिकली जिस सेगमेंट पे ज़्यादा इंगेज हो रहा होगा, आपकी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी। अगर आपका कंटेंट वो कर गया, वो जिसे कहते हैं ना कि तीर कमान में बिल्कुल एग्जैक्टली जाके लग गया, तो फिर तो वो कर जाएगा। अगर नहीं कर सका ना, तो फिर आप उसकी रिसर्च में मारे जाएंगे। दूसरा वो कंपेन वाला मेरा क्वेश्चन था। अब उसमें इशू ये आ रहा है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है कपड़े, दूसरे हैं शूज, सेम ब्रांड चला रहे हैं, तो हम अगर शू की कंपेन भी चला रहे हैं तो उस पे जाके परचेज कपड़े कर रहे हैं। हाँ, चलिए आपकी तो सेल आ रही है, टोटल चेंज होगा। अच्छा, सेल आ उसकी रही ना उसकी सबसे बड़ी रीजन भी है कि Content। डायरेक्टली कन्वर्जन्स की ऐड चला देते हैं, बाकी किसी ऑब्जेक्टिव्स को ये फॉलो ही नहीं करते, जिसकी वजह से इनका जो सीपी है वो सारी चीजें वो भी इंक्रीज कर जाती और किसी फनल का चला ही नहीं रहे। ब्रांड्स को जितना हिट हो रहा है उससे ज्यादा हिट स्टार्टअप को हो रहा होता है। ठीक है, एंड्रोमेडा नो डाउट सबको हिट कर रहा है, ठीक है, बट ब्रांड्स की स्ट्रेटजी है वो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर रहे हैं। स्टार्टअप्स क्यों नहीं सर्वाइव कर पा रहे? स्टार्टअप्स का डे टू डे चल रहे हैं ना वो बेचारे। यार हैदर भाई, सॉरी, मेरी छोटी सी एक लर्निंग है कि यार एंड्रोमेटा आने वाले टाइम में आपको ना बाल्टियां भर भर के ऑर्डर देगा, आप परेशान हो जाओगे इसको यार मैं फुलफिल कैसे करूंगा। मतलब ये बेचारे बचेगा तो कितने स्टार्टअप मर जाएंगे। देखिए अब हैदर भाई उसमें चीज़ मतलब आपने जिंदा रहना है, ये सर्वाइवल की जंग है। आपका ये सर्वाइवल है और वो एक टाइम तक वो सर्वाइवल आपका चलेगा। और आप समझ लो छंटी हो रही है कि यार एक घड़ी है 1000 लोग बेच रहे हैं, साल बाद सिर्फ 2 लोग बेचने वाले रह जाएंगे और वो 2 लाख जो 2 लोग होंगे ना वो लाखों में ऑर्डर उठा रहे होंगे। अच्छा, इसमें जो आप बात कर रहे थे ना कंपेन की, यार जब 3 दिन की कंपेन है, एक तो आप उसको डेली के ऊपर बजट नहीं रखो, आप उसको लाइफ टाइम पे बजट रखो और उसको 7 दिन या 6 दिन या 5 दिन का आप ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंडली सबसे जो बड़ा रोल इसने प्ले करा ना वो कंटेंट है। मैंने 2 ऐड चलाए सेम प्रोडक्ट के, एक ही कैप्शन उर्दू में थी, वीडियो के ऊपर उर्दू में लिखा हुआ आ रहा है, एक पे इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है। अब उसको टाइम बाय टाइम चलाए, पहले 7 दिन उर्दू कंटेंट चल रहा है, जो ऑर्डर आ रहे हैं ना मुझे लग रहा है बड़े शहर से ऑर्डर ही नहीं आ रहा, गाँव देहातों से ऑर्डर आ रहा है, चक नंबर ये और इसका एड्रेस और उर्दू में नाम पता सारा लिखा होता है। सेम प्रोडक्ट सेम ऑडियंस सारा कुछ सेम था, सिर्फ कंटेंट चेंज किया तो मुझे लाहौर से या कराची से या DHA से ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब उसमें टारगेटिंग, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। वो आपके कंटेंट के टोन को देखता है। आपको फेसबुक पे ऐड नज़र आ रहा है ना, आप उस पर गौर करो यार, इस कंटेंट का टोन क्या है, ये किस ऑडियंस पे, कलर स्कीम क्या है, इस पे वर्ड्स कैसे लिखे हुए हैं, इस पे उर्दू ठोस उर्दू है या इंग्लिश लिखी हुई है, बेसिक इंग्लिश है, आपको आइडिया हो जाएगा इसको टारगेट क्या कर रहा है। मेटा सिर्फ इस चीज़ को स्टडी कर रहा है। आवाज में सही बात है। सॉरी, स्पेंडिंग परसेंटेज जो कंट्रोल की है ना, वो पहले होता था कि सुबह 9:15 बजे सारे आके लाइन हाजिर हो गए कि हाँ जी क्या आपकी जो है ना स्पेंडिंग रही बैकएंड की, और आगे आपने क्या बजट वगैरह इंक्रीज करना है, क्या करना है। लास्ट मेरे ख्याल में मैंने कोई बैठक आप ही की देखी थी, उसमें आपने कहा जी रात 12:15 बजे बैठ जाओ। मैंने सारे ब्रांड्स की ना वो रात 12 से लेके 1 बजे तक बैठ जाओ, ठीक है, आपको पता चल जाता है। और वाकई ऐसा है कि कोई 1-2 दिन होते हैं जिसमें आपका पूरे पिछले 4-5 दिन का ना गैप निकल जाता है। आप अपनी स्पेंडिंग परसेंटेज उस टाइम कंट्रोल कर सकते हो अभी एंड्रोमेडा के बाद। साजिद भाई, हाँ, लास्ट ना 1-2 हफ्ते से हम ये कर रहे हैं कि रात को 1 बजे मैं और मार्केटर बैठ रहे हैं जो ऐड फेसबुक पे लगा रहे हैं, और हम आज के दिन का डिसाइड करते हैं 1 घंटे में ऑर्डर, ट्रैफिक, ट्रेंड क्या है, यार बजट कम कर दे, आधे ज़्यादा कमेंट बंद कर दो, ठीक है यार, ट्रैफिक आ रही है, बजट बढ़ा दो। ये पॉइंट नोट कर लें, कोई भी चेंजिंग करनी है ना अगर आपने, तो मिडल ऑफ द डे नहीं करनी, रात के 12 बजे ही गियर स्टार्ट होता है। हर चीज़ मेटा की रात 12 बजे होती है। मार्केटर जो भी है ना वो रात 12 बजे जागता है, मैं बता रहा हूँ। अगर आप दिन में किसी टाइम पे छेड़ते हैं ना तो अपनी कंपनियों का बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। वो बेचारा मार्केटर हो रहा होता है यार, मुझे सुबह 9 बजे बुला रहे हो, मैंने रात को 2 बजे तक कैसे काम करूं। तो मार्केटर को थोड़ी सी ना फ्लेक्सिबिलिटी दें। अच्छा, एक चीज़ और, अक्सर लोगों के कार्ड बंद होते हैं और वो पैसे डालते हैं और वो 3-4 घंटे बाद अकाउंट चालू होगा। लेट्स सपोज शाम पूरा दिन बंद है और रात को 8 बजे चालू होगा, अगले 4 घंटे में वो पूरे 24 घंटे का बजट खा जाएगा। Exactly. तो आप कंपेन को बंद करें, कंपेन ऑन ऑफ एवरीथिंग चेंजेस रात 12 से 1 की विंडो के अंदर। अभी आपने देखा होगा मेरे मोबाइल में अलार्म बजा, 11:59 का अलार्म लगाया हुआ मैंने। अभी कंपेन्स को देखना है डेली इस टाइम पे मैं कैंपेन्स देखता हूँ और मैं डिसाइड करता हूँ मैंने अब आगे क्या करना है। जी तो सर, ये आपको सवाल टाइम है। अस्सलाम वालेकुम। उमर भाई और यामीन भाई से मेरा एक क्वेश्चन है
कि हम बात करते हैं फेसबुक एड्स की स्पेंडिंग की भी, जो रिटर्न रेशो आती है वो एड स्पेंडिंग के अंदर ही इंक्लूड करते हैं? जी बिल्कुल, वो ये जो परसेंटेज बता रहे हैं ये नेट सेल्स की हैं। नेट सेल्स की। देखिए अच्छा, हम दूसरा sorry, क्वेश्चन मेरा एक जी इसी उमर चीज़ को कि देखो हम मार्केटर हैं, हमने जो 5% बैटरी रहेगी इंस्टेंटली जवाब दूंगा, हम मार्केटर हैं, हमने जो बात करनी है ना, हमने टोटल सेल की बात करनी है। ऑपरेशन ने ग्रॉस और उसमें से कितना रिटर्न हुआ, कितना कैंसिल हुआ और उस समय मिला के कितना बना, वो ऑपरेशन का काम है, वो हमारा काम नहीं है। हम मार्केटर, हमने टोटल सेल, लैंडेड सेल की बात करनी है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम जब भी बात करते हैं स्टार्टअप की बात करते हैं तो दो चीज़ें हैं, एक हम सेल्स पे बात कर रहे होते हैं और एक हम मार्केटिंग पे बात कर रहे होते हैं। तो क्या हमें बैठक में मार्केटिंग और सेल्स को अलग-अलग से डिस्कस नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल, हम देखें जो करना तो चाहिए, लेकिन मसला ये है कि हम एक ही एपिसोड में क्या क्या, आप यकीन माने अभी भी हज़ार सवाल है। आप कम्युनिटी के ग्रुप में आए और इसके नीचे भी कितनी चीज़ें, अच्छा बहुत सारी चीज़ें हम पहले कवर भी कर चुके हैं, वो फिर भी कह रहे होते हैं, बताएं। तो देखिए, आज आपने बैठ के ना एक्सपीरियंस कर लिया हमारे साथ कि यार कितनी मुश्किलात से हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे पा रहे हैं। फिर 5% बैटरी रह गई, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। मेहमान फिर लेट आते हैं, छुट्टी के टाइम में मेहमान आ टेक्सनेट रहे के हैं। बानी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, लेकिन बैटरी सिर्फ 4% रह गई है। तो नाम के अलावा और कुछ नहीं बता सकते। टैक्स नेट शुएब साहब हैं, आपको कोई भी टैक्स से हवाले से मसला है तो इनसे रब्ता। अगली बैठक में इनको पकड़ते हैं इंशाल्लाह दोबारा। इस बैठक से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।